For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए हम लोग इस समय जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ये सब्जेक्ट आपका जो है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पार्ट आपका जो है वो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, जो कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है। और इसमें जो कोर्स कंटेंट है सब पढ़ाऊंगा, फिलहाल इग्नोर कीजिए, क्योंकि कौन सा टॉपिक पहले कौन सा बाद में पढ़ाऊंगा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस चीज का सीक्वेंस जो है वो क्या रहेगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो है वो पहले लेके चलेंगे। जैसे कोई टॉपिक है जिसका हमें जो है वो बाद में अगर इस्तेमाल करना है, बाद में यूज करना है, तो पहले हम उस टॉपिक को कर लेंगे जिससे रिलेटेड चीजों का उसमें रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये आपका जो सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी जो है इसमें 100 मार्क्स, सेटिंग अप का वेटेज जो है वो कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का, और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का वेटेज कितने मार्क्स का, ये वेटेज आपका जो है वो 40 मार्क्स का है। इस सब्जेक्ट में आपको एमसीक्यू भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। तो 20% वेटेज है किसका, एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस का, और 80% डिस्क्रिप्टिव का। एक एक टॉपिक को पढ़ते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे कहां से एमसीक्यू बन सकता है और इसमें डिस्क्रिप्टिव से किस नेचर का डिस्क्रिप्टिव बनेगा। जिन लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास किया होगा, थोड़ा मैंने डिटेल बतलाया भी था, फिर आपको बतलाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन का मतलब है कि यहां से कमेंट जैसा क्वेश्चन पूछेगा या यहां से डिस्क्राइब करना पूछ सकता है। ये कमेंट और डिस्क्राइब एक ही चीज हुआ या अलग अलग हो गया। तो जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उसी जगह बात करेंगे कि देखिए कंटेंट यही है, डिस्क्राइब में पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे और कमेंट में पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स में पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं लिखा तो वो कितना बुरा हाल करने वाले हैं, ये आपको ऑलरेडी चेक किया हुआ कॉपी दिखला करके करूंगा कि आपके इंस्टीट्यूट ने कॉपी को चेक करके, क्योंकि खुद मैं एकेडमिक एक्सपर्ट हूं आपके आईसीएसआई में, तो दिखाऊंगा वो कॉपी कि हमने जो है उन बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया, कि उनसे पूछा कमेंट और बच्चा लिख रहा है डिस्क्राइब, तो हमने उसमें कितने मार्क्स दिए हैं, जबकि कोई भी आंसर उसका गलत नहीं था। हमने कॉपी में क्रॉस तक नहीं लगाया था, लेकिन मार्क्स देते वक्त ये चीज बिल्कुल दिख गया कि उसे कितने मार्क्स मिलने चाहिए। यहां हम लोग जिन जिन एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे सेटिंग अप में, और जिन जिन एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल लॉ में, 40 मार्क्स का ये इंडस्ट्रियल लॉ, लेकिन इसका जो है वो लेंथ आपके 60 से बड़ा है। यानी इसमें आपको जितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये एक्ट्स के नाम हैं जो स्लाइड पे है इस समय, ये बढ़ा जा रहा है बढ़ा जा रहा है। और एक बार जरा बैक करिए, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं पार्ट 2 को। पार्ट 2 के लिए ये सारे के सारे टॉपिक, ये हमारा पार्ट 2 ही है, ये हमारा पार्ट 2 ही है। आप कहिएगा सर पहले क्लास में घबरा दोगे, सीएस छोड़ दें, ये भी पार्ट 2 ही है। कितने मार्क्स के लिए, तकरीबन 20 चैप्टर्स। कितने मार्क्स के लिए, अगर चैप्टर वाइज देखें तो एक चैप्टर का वेटेज कितना, लेकिन कहीं उन्होंने ये नहीं बोला कि हम हर चैप्टर से 2 मार्क्स का पूछेंगे। उन्होंने बस क्या बोला, उन्होंने बोला हम इस पूरे के पूरे सेगमेंट से आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 40 मार्क्स का पूछेंगे। हो सकता है किसी चैप्टर से वो 10 का पूछ दे और किसी से 0 पूछे, पॉसिबल। बहुत सारे चैप्टर जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे ही ना जाए, लेकिन हमारा काम यहाँ पे इन सबको अच्छे से पढ़ना है। रीजन ये है कि ओल्ड कोर्स में ये 5 मार्क्स का होता था, 5 मार्क्स का होता था इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। आप कहिएगा सर इतने सारे चैप्टर मिलकर के 5 मार्क्स, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, 5 मार्क्स। और अभी ये किया गया है 40 मार्क्स, और प्लस प्रोफेशनल में इसे और 100 मार्क्स का किया गया है। रीजन ये है कि आपको लेबर लॉ का ऑडिट सिर्फ सीएस को दे दिया गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी ही कर सकता है लेबर लॉ का ऑडिट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का ऑडिट। तो लेबर लॉ का ऑडिट जब दिया गया तो मिनिस्ट्री ने पूछा कि कितना पढ़ा रहे हो कि ऑडिट आपको दे देंगे, तो इन्होंने बोला हम तैयार हैं 140 मार्क्स का पढ़ाने को। बाकी इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम 2 का पढ़ाएंगे, हम 3 का पढ़ाएंगे, तो बोला ऐसी की तैसी, फिर तुझे हम ये ऑडिट नहीं देते। यही हमारे साथ भी हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि फाइनेंस का ऑडिट जो है हम उसको देंगे जो इतने मार्क्स का क्या पढ़ाए, अकाउंट पढ़ाए। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को लेकर के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा कि हम ऑडिट उनको देंगे जो इतने मार्क्स का जो है वो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाए। तो हमें इसीलिए वो ऑडिट मिला हुआ है।
और आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ऑडिट भी सीएस को ही दे दिया गया, जिसमें 40 मार्क्स का आप पढ़ेंगे इस लेवल पे, यानी वो आप पढ़ेंगे ग्रुप 2 में, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, और 100 मार्क्स का प्रोफेशनल में। तो फिलहाल जो ये हम 40 मार्क्स का पढ़ रहे हैं, ये 40 मार्क्स आने वाले उस 100 मार्क्स का भी पिलर है, हमारा बेस है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मार्क्स वाइज ये 40 मार्क्स का है, और टाइम जो इसमें लेगा ये 70% टाइम लेगा। कितना? 70%, और 30% में आपका वो 60 हो जाएगा। यानी कि इसका जो है वो कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है इस 40 मार्क्स का। कोई बात नहीं, जितना कोर्स कंटेंट है हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इसमें किसको पहले किसको बाद में ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम पहले इसी सेगमेंट पे हमला करने जा रहे हैं। कौन से सेगमेंट पे? पार्ट 2 पे हम हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 थोड़ा आप तब समझेंगे जब थोड़ा थोड़ा कंपनी लॉ भी पैरेलल में आपका क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसीलिए हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं इसमें, पार्ट 2 से, जो कौन सा सेगमेंट है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। और अब यहां पे जरा बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ बेसिकली आया क्यों। तब आते हैं इसके किस टॉपिक पे आएंगे। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ बेसिकली कहता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसे केस में जब बहुत सारे लोग काम करने के लिए आएंगे, रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया, ये लोग जब काम करने के लिए आएंगे तो चूंकि इनकी संख्या ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो हो सकता है हम इनसे काम भी करवाएं और इनको हम सही वेजेज ना दें। बोले कि इतने में ही काम करना है तो करो, वरना हम आपको पैसे नहीं देंगे। आप देखिएगा आपके एरिया में भी अगर कभी आप आ रहे होंगे, या दिल्ली में बहुत सारा एरिया दिखेगा, जिस एरिया में जो है वो मजदूर बैठे रहते हैं, कुछ साइकिल लेकर के आगे में टिफिन बांधे हुए रहेंगे, रामदीन का टिफिन, राम दुलारी ने जो टिफिन दिया है वो बांधे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग पेंट ब्रश भी रखे हुए रहते हैं, कुछ लोगों के पास अपना कुदाल, या कहिए कि वो और भी जो मिस्त्री का मैशन का काम करते हैं उनके पास उनके इक्विपमेंट होते हैं। जैसे जैसे 8 के बाद समय बीतता जाता है, उन्हें लगता है कि शायद आज हमें और कोई अब ले जाने के लिए नहीं आएगा। नहीं आने का मतलब है कि शायद आज की दिहाड़ी हमें नहीं मिलेगी। 8 से 9 बजा, जैसे ही 10 बजने लगेगा कोई बंदा आएगा और बोलेगा कि देख भाई तुझे इतने ही पैसे दूंगा, काम करना है तो कर, वरना मैं किसी और को ले जाऊंगा। कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। मुझे बताइए, रामदीन के पास चॉइस है? रामखिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया के पास चॉइस है? या तो भूखे रहे और या फिर जो है वो क्या करे, उतने पैसे में काम करने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। बहुत सारे जगहों पे फैक्ट्रीज में वो काम कर रहे होते हैं, अनरीजनेबल टर्म्स कंडीशन पे काम करवाया जाता है, गंदगी के बीच में वो काम कर रहे होते हैं, ना ब्रेक में उन्हें पीने का पानी मिल रहा है, ना उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है और काम कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल सा है, अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई और करेगा। यहां पे ये वाला गाना नहीं चल सकता है कि मैं नहीं तो कौन बे, क्योंकि बहुत सारे यहां पे पहले से ही क्या है, अवेलेबल है। अगर हमारे पास रामदीन नहीं है तो हमारे पास रामखिलावन आ जाएगा, बंसी, बिरजू, हरिया, इनमें से कोई आ जाएगा। तो मुझे बताइए कि क्या लेबर के पास या मजदूरों के पास बार्गेनिंग पावर दिया आपने? नहीं दिया। अगर उनको समय पे वेजेज नहीं मिलेगा, काम कर लिया, पूरे महीने जो है वो किसी जगह काम किया, दुकान में काम किया, किसी फैक्ट्री में काम किया, किसी ऑफिस में काम किया, और उनको बोला गया कि तनख्वाह मिलेगी तुझे अगले महीने। 1 महीने काम कर लिया, अब तनख्वाह लेने के लिए गए, बोला कि अब अगले महीने ही मिलेंगे, 10 दिन बाद मिलेंगे। मुझे बताइए, ऐसे केस में उसका काम चलेगा, उसका घर चलेगा? एक तो वैसे ही बेचारा जितना ला रहा है उतने में जैसे तैसे काम चल रहा है, और वो भी पैसे आप कह रहे हैं कि अभी नहीं कभी और मिलेंगे। मुझे बताइए, अगर ऐसा रहा तो ऐसे केस में जो भी हमारे वर्कर हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या नहीं? और अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो क्या वो सही तरीके से अपना वैल्यू एडिशन कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में? और अगर नहीं करेंगे तो हमारे देश का इकोनॉमी चल पाएगा? तो कहीं ना कहीं जो है वो इससे हमारा इकोनॉमी ओवरऑल क्या होगा, हिट करेगा और उसको नुकसान होगा। अगर मान लीजिए कि रामखिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया काम कर रहा है, इन्हें जो पैसे मिलते हैं वो पैसे तो आज के लिए पूरे ना हो, तो क्या ये भी अपने पैसे होली, दीपावली, ईद, बकरीद, दशहरा, क्रिश्चियन, गुरु पर्व, इसके लिए बचा पाएंगे? इनके लिए कोई त्योहार जैसा रहेगा? कहा गया कि नहीं। तो इनको भी कुछ बोनस जैसा चीज दो, जो खास ओकेजन पे इनको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए वो वहां काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान कोई हादसा हो गया,
उसमें हाथ कट गया, पैर कट गया, वो इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, यानी पढ़ा लिखा नहीं है कि वो पढ़ाई वाला काम कर सके, उसे तो बॉडी के बेसिस पे ही काम मिल रहा था। सोचिए ना, मजदूर के हाथ नहीं, कौन उसे काम पे रखेगा, पैर कट गए, कौन उसे काम पे रखेगा। कहा गया कि ऐसे केस में जो है वो क्या उनके लिए एम्प्लॉयर का कोई फर्ज नहीं बनता है कि वो उन्हें जो है वो डिसेबलमेंट बेनिफिट दें, क्या उन्हें कंपनसेशन दें। काम के दौरान किसी की डेथ हो गई तो क्या उनके घर वाले को पैसे नहीं मिलना चाहिए? आप खुद कहते हैं मिलना चाहिए, क्योंकि आप इमोशनल होकर के सोच रहे हैं, आप रामदीन राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया, आप इंप्लॉय की तरफ से सोच रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप इंप्लॉयर बन जाएंगे ना, उस दिन ऐसा नहीं सोचेंगे। उस दिन तो बस आपको लगेगा कि हमारे फैक्ट्री का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, हमारे कंपनी का ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, इनकम हमारा ज्यादा होना चाहिए, भले जो है वो रामदीन राम खिलावन को ओवर टाइम ही क्यों ना करवा ले। अब इन सारे चीजों को कैसे उन तक पहुंचाया जाए, उनको प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, इस तरह के पैसे कैसे मिले। अगर कल के डेट में वहां डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट को कैसे निपटाएं। पता चला कि डिस्प्यूट ज्यादा बड़ा हो गया, मारुति उद्योग लिमिटेड के जनरल मैनेजर को जो है वो जिंदा केबिन में बंद करके जला दिया था मजदूरों ने। और ये किस चीज का परिणाम था? वो इसीलिए कि इंडस्ट्री में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है और उस डिस्प्यूट को अगर देखने के लिए कोई कानून नहीं रहेगा तो इसी तरह के हादसे होंगे। जरा सोचिए, अगर घर में ही दो भाइयों के बीच में, दो बहन के बीच में, या भाई बहन के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो मम्मी पापा बीच में आकर के समझाते हैं या नहीं? समझाते हैं। उसके बाद दोनों जो है वो फिर मस्त है, राखी में फिर तय हो गया कि देंगे, कुछ देंगे, और नहीं तो जो वो दोनों लड़ रहे थे। कोई ना कोई तो बीच में आकर के समझाया। ठीक वैसे ही रामदीन अपने जिद पे आ रहा है कि इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो हम काम नहीं करेंगे, हमारे घर में लोग नहीं है क्या, हम ईंट से ईंट बता देंगे मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम सारा कुछ बेच करके इनको ही पैसे दे दें, कंपनी चलाने में और भी पैसे खर्च होते हैं। दोनों अगर अपने ही चीजों पे रहेगा तो कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा? कहा गया कि इन सारे चीजों के लिए हमें कानून बनाने की जरूरत है। रीजन, अगर कोई कानून नहीं तो कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं। सोच करके देखिए, आज के डेट में अगर कोई किसी को चाकू मार दे तो ये क्यों कानून, क्यों ऑफेंस बना, क्यों ये क्राइम कहलाएगा? क्योंकि देयर इज अ लॉ दैट इज कॉल्ड इंडियन पीनल कोड, जिसने बोला है कि किसी पे चाकू मारना क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर ये नहीं लिखा हुआ क्रिमिनल ऑफेंस है तो सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपने निर्भया इशू सुना था, उस केस में 13 साल का भी एक विक्टिम था, 13 साल का भी जो है कल्प्रिट था, और उसने भी ऑफेंस उतना ही जो है वो किया था जितना बाकी लोगों ने किया था। लेकिन लॉ ने उसको 3 साल बाल सुधार गृह में रखा और उसके बाद छोड़ दिया, जबकि बाकियों को फांसी की सजा हुई। क्यों? क्योंकि आपके कानून में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई माइनर है तो उसे 3 साल से ज्यादा बाल सुधार गृह के अलावा और कहीं रखा ही नहीं जा सकता। यह मैक्सिमम पनिशमेंट था। मुझे बताइए, अगर नहीं था तो आप क्या उसे सजा दे पाए? आपको फिर से कानून बनाना पड़ा। ठीक वैसे ही लेबर लॉ में आप सब कुछ करना चाहते, आप रामदीन, बंसी, बिरजू, हरिया, इन सबको सारा फैसिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन ये कब दे पाइएगा? जब कोई ना कोई कानून हो और उसमें लिखा हुआ हो कि अगर इनको इतने पैसे से कम दिए तो आपके ऊपर ये फाइन और ये पेनल्टी लगेगा। सही है या नहीं? अगर इंप्लॉयर को इस बात का डर ना हो, मुकेश अंबानी, आजिम हसन प्रेम जी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, यही सब लोग तो इंप्लॉयर हैं, इन्होंने काम पे रखा है। और अगर लॉ में ये प्रोविजन ना हो कि अगर आपने इतने पैसे से कम दिए तो आपके ऊपर इतना फाइन, और सही बोलिए तो थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, डैश से लगता है। यही इनके साथ है, इनको फाइन से डर नहीं लगता। इनके लिए 5,000 10,000 कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं बात मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेम जी, कुमार मंगलम बिरला की कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। जिनके अकाउंट में 12 रुपए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो है वो अरबों रुपए जिनके पास हैं। तो इनको किस चीज से डर लगता है? इम्प्रीजमेंट से, जेल से। अगर इनको 4 घंटे भी जेल की सजा हो जाए और उससे बचने के लिए इनको बोला जाए 5 करोड़, तो ये बोलेंगे 5 नहीं 10 ले लो, लेकिन जेल नहीं। तो इन्होंने क्या किया, लेबर लॉ में मेन बहुत सारे जगहों पे किसका प्रोविजन कर दिया? इम्प्रीजमेंट का। और बोला कि अगर आपने अपने यहां काम करने वाले लोगों को जो है ये फैसिलिटी नहीं दी तो ऐसे केस में आपके ऊपर ये सजा सुनाई जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े सारे कानून बना दिए जिससे जो है वो हम इंप्लॉय को प्रोटेक्ट कर सके, लेबर्स को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कहते हैं ना, आग को पानी का डर बना हुआ रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बंसी, बिरजू, हरिया जो है वो चौधरी बन करके घूमेंगे। इनके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहना चाहिए या नहीं? वरना ये भी क्या बोलेंगे, ये भी मस्त जो है वो आएंगे और फैक्ट्री में चिमनी फैक्ट्री बनेंगे। ये आराम से गंगा जल का सेवन कर रहे हैं
और उसके बाद काम कर रहे हैं, या मस्त चल रहा है, हाँ मेरे लिए भी लगाना जरा, हाँ मुझे भी बढ़ाना जरा, और आपस में बांट बांट करके खा रहे। मुझे बताइए, इनके ऊपर भी एक रीजनेबल कंट्रोल जरूरी है या नहीं? और उसी चीज के लिए इन्होंने अलग से एक्ट बनाया जिसका नाम दे दिया स्टैंडिंग ऑर्डर, और कहा कि इसी नियम के तहत एम्प्लॉय काम करेगा और इसी चीज के तहत एम्प्लॉयर उनको फैसिलिटेट करेगा। और हमने तमाम तरह के एक्ट बनाए, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया, कंपनसेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट की अगर वहां पे ये यूनियन बना करके अपनी बात करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यूनियन बनाने का यह मतलब नहीं कि जब मर्जी तब स्ट्राइक कर देंगे, लेकिन अगर जेन्युइन स्ट्राइक है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको यह अधिकार दिया हुआ है। ये सारे तरह की बात आपको इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में है। इसीलिए मैंने बोला कि ये बड़े सारे एक्ट्स हैं, जिनमें से आपके सिलेबस में ये 20 एक्ट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बस इतने ही हैं, बहुत सारे हैं। हमें जो है वो तकरीबन जो है वो 18 to 20 एक्ट्स क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन याद रखिए, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का एक ही पर्पस है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हार्मोनी रहना। क्या रहना? हार्मोनी। एम्प्लॉयर भी जो है वो क्या करे, अनरीजनेबली जो है वो काम ना करवाए, अनरीजनेबली एक्सप्लॉइट ना करे। किनको? एम्प्लॉय को। और कहा गया कि एम्प्लॉय भी जो है वो अनरीजनेबल तरीके से चौधरी होकर के ना घूमे। कहां पे? फैक्ट्री में या काम करने के, वो भी अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करे। जो उसे आने का टाइम उस टाइम पे, अगर उसे नहीं आना है तो इंटीमेट करे, या एक ही बार 10 दिन बाद आए और बोले मूड नहीं था, राम दुलारी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। अब मुझे एक चीज बताइए, उसके क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के चक्कर में देश का क्वालिटी टाइम गया या नहीं गया? अगर वो नहीं आता, ये हमें बता दिया रहता तो हम क्या करते? वी कैन मेक अनदर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। और हमारे पास जो ऑर्डर आया हुआ था वो ऑर्डर वेस्ट नहीं जाता। प्लांट मशीनरी जब चल रहा होता है तो बहुत खर्च लगते ओवरहेड में, तो कहा गया दोनों को जो है वो बैलेंस बना करके रखना होगा। और इसी के लिए ढेर सारे क्या बने, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज बने। और इस समय मैं जिस आपको जो है वो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के जिस लॉ के बारे में बताने जा रहा हूं उसका नाम है मिनिमम वेजेज एक्ट। क्लियर है कहां से कहां हम पहुंचने वाले हैं? तो अब हम लोग बेसिकली कहां पहुंच रहे हैं? मिनिमम वेजेज एक्ट पे। और जब मिनिमम वेजेज एक्ट पे आप पहुंच रहे हैं तो आइए जरा अब यहां पे मिनिमम वेजेज एक्ट की सारी कहानी सुन लीजिए, और तब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या कहता है मिनिमम वेजेज एक्ट। पढ़ने का एक तरीका ये निकाला और सीधे हम डेफिनेशन पढ़ने लगे। दूसरा, पहले एक बार मिनिमम वेजेज एक्ट के बारे में जान लेते कि ओवरऑल ये एक्ट जो है वो कहता क्या है। क्या कहता है मिनिमम वेजेज एक्ट? देखिए नाम से ही क्या दिख रहा है, मिनिमम वेजेज एक्ट। और एक बार जरा देखिए ये एक्ट कब का है? 1948। आजादी कब मिली थी? 1947 में। कहते हैं ना, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। हमारे ऊपर लगातार अंग्रेज जो है वो शासन कर रहे थे 47 तक। तो जो भी लोग जिनके भी पास वहां पे कोई फैक्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट था, वो तो वही सारा कुछ देख रहे थे जो अंग्रेज दिखला रहे थे। और वो देखते थे कि अंग्रेज किस तरह से जुर्म करके ज्यादा से ज्यादा काम लोगों से करवाते थे। एक्सप्लॉइट ही तो करते थे, थोड़े पैसे देते थे और ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? काम करवाते थे। यही हमने भी देखा और यही देख करके अंग्रेज तो चले गए, हमारी अंग्रेजियत नहीं गई। और हमने फिर क्या किया? जो लोग हमारे में से ही जो लोग ज्यादा पैसे वाले थे, उनके पास इस्टेब्लिशमेंट था, उनके पास फैक्ट्री थी, उनके पास जो है वो जगह था जहां पे वो लोगों से काम करवाएंगे। और वो लोग जिनके पास काम नहीं था वो वहां क्या करने जाते थे? काम करने जाते थे। जब ये काम करने जाते थे तो इनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। बस अंतर इतना ही था कि इस बार एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेज नहीं कर रहे थे, हम में से ही कोई और, हम में से ही किसी और का क्या कर रहा था? एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। तब जो है हमें नियम बनाने की जरूरत पड़ी। लोग आते थे काम करने के लिए। जरा और सोच करके देखिए 1948 में हमारे देश में रोजगार का क्या आलम होगा। सारे के सारे लोग तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, बहुत कम एम्प्लॉयमेंट था। और जब एम्प्लॉयमेंट बहुत कम था तो और आबादी तो माशाअल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से जनरेट नहीं हो रहा जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। तो उस समय फिर बनाया गया कि अगर कोई कहीं काम करने के लिए आता है तो उसे मिनिमम उतने पैसे जरूर देंगे जिससे उसके घर 2 वक्त की रोटी चल सके। कहा गया कि बस ये 2 वक्त की रोटी से काम चलेगा? तो इन्होंने कहा कि नहीं,
ये कहने वाली बात थी, लैंग्वेज का पार्ट था। बात ये हुआ कि जिसमें जितनी काबिलियत है, उस काबिलियत का एक मिनिमम जो है वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म में क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि रामदीन भी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूं, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, मैं जितना स्किल्ड हूं, मेरे उस स्किल्ड वर्क के अकॉर्डिंग मुझे कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए। रामदीन जितना क्वालिफाइड है उसको उस हिसाब से मिलना चाहिए। राम खिलावन, बंसी, बिरजू हरिया जो भी जितना क्वालिफाइड है उस हिसाब से उसको क्या मिलना चाहिए, पैसे मिलना चाहिए। लेकिन यही पैसे देने को कौन तैयार नहीं है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर तो चाहता है कम से कम जितना पैसा, कम से कम पैसा दें और क्या कर लें, काम करवा ले। तब ये कानून हमने लाया जिसका नाम दिया मिनिमम वेजेस एक्ट। और जब कानून आया तो इसका मतलब ही है कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कॉन्ट्रावेंशन होगा, और कॉन्ट्रावेंशन होगा तो आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, फाइन, पेनल्टी इंपोज किया जाएगा, इंप्रिजमेंट तक का प्रोविजन लगाया जाएगा। कहां, अगर ऐसा होगा तो कुछ हद तक चीजें कम होगी या नहीं, आप सोच करके देखिए। आप कहेंगे नहीं सर फाइन पेनल्टी से ही चीजें कम हो जाएगी, लॉ बनाने से हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, कोई लॉ ना बना हुआ हो और लॉ बना हुआ हो, किस केस में देश की स्थिति अच्छी होगी, लॉ बना करके। यह बात बिल्कुल सही है। इंडियन पिनल कोड हमारे देश में है या नहीं, सीपीसी, सीआरपीसी जैसे कानून बने हुए हैं या नहीं। लेकिन क्या मर्डर नहीं हो रहा है, क्या डकैती नहीं हो रहा है, या ऑफेंसेस नहीं हो रहे? तो क्या करें, ऑफेंसेस हो रहा है तो हटा दे कि हमारे देश पे इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होगा, तब कल को अरेस्ट किस बेसिस पे कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो लॉ बनाना था, हमने लॉ बनाया, और इस लॉ का एक ही पर्पस, हर बंदे को उसके स्किल के बेसिस पे, सबको एक जैसा नहीं, उसके स्किल के बेसिस पे उसे कम से कम एक फिक्स्ड अमाउंट क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब बात बहुत सारी आ गई, कहा गया कि सिर्फ लॉ बनाया, फाइन पेनल्टी बनाया तो काम होगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं कि कैसे फाइन पेनल्टी जो है वो ऑफेंस को कम कर देता है। आपने ट्रैफिक एक्ट का नाम सुना है? क्या जरूरी है कि हर किसी के पास बाइक हो या कार हो? नहीं। लेकिन अगर आप अपने कार और बाइक को लेकर के रोड पे आएंगे तो ट्रैफिक एक्ट को फॉलो करना होगा या नहीं? क्या मेरे ऊपर भी ट्रैफिक एक्ट एप्लीकेबल होगा अगर मैं पैदल चल रहा हूं तो? बुम बुम बुम, नहीं, ऐसे थोड़ा ना होगा। बाइक पे सही में बैठूंगा तो लगेगा। नहीं, बचपन में करते थे, गाड़ी स्टार्ट किया, मम्मा बोलती थी दूध लेकर के आओ, रुको ना, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। मिलने को साइकिल ना मिला, और क्या स्टार्ट करते थे कि बाइक स्टार्ट। और बाइक भी ऐसा होता था जो कि एक बार में स्टार्ट नहीं, लोगों का देखते थे गिल 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 ढूंढ, नहीं स्टार्ट हुआ, चलो अब झुकाते हैं तो ये करते हैं, जो दूसरे अंकल लोग का देखते थे वैसे करते थे। नहीं, अगर आप बाइक, रियल का बाइक लेकर के उतरे हैं तो आप पे ट्रैफिक एक्ट लगेगा। और आपके ट्रैफिक एक्ट में ये प्रोविजन था कि ट्रिपलिंग अलाउड नहीं था, हेलमेट पहनना था, हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपए का फाइन हुआ करता था। मैं बता रहा हूं लॉ के पेनल्टी लगाने से कैसे जो है वो खुद लोग कंप्लायंस करने, 100 रुपए का सिर्फ पेनल्टी था। अब मान लीजिए पहुंचे लोग, बाइक चला रहे, इधर से रेड लाइट है, रुके हुए हैं, ट्रैफिक वाले मामू देख रहे हैं, ट्रैफिक वाले मामू इधर से देख रहे हैं, इधर से ढर ढर, और वो बोल रहे हैं ढर ढर ढर, निकल गए रेड लाइट में। तुरंत इन्होंने वायरलेस पे बोल दिया, वॉकी टॉकी तो रहता ही है, पकड़े ही जाएंगे। दिल्ली जैसे जगह में बाइक से हैं, पकड़े जाएंगे या नहीं? हमारा ट्रैफिक सिस्टम ऐसा है, मजाल है कोई भाग करके दिखा दे, और वो भी जो है वो किसी मोटर बाइक से या कार वगैरह से, पैदल भाग भी सकता है। बाइक से भागा तो पता नहीं कितने देर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, अगले सिग्नल से पहले पकड़े ही जाना है। पकड़ा गया। अगर मान लीजिए पकड़ा गया तो क्या होगा, चालान काटा गया। मस्त लोग यहां पे जो है वो 100 रुपया रखते थे, उन्होंने चालान काटा, ऐसे करके निकाल के दे रहे हैं। ऐसे भी नहीं, ये ले, जैसे किसी को जो है वो लुटा रहे हैं नाच गाने में, ये ले, ऐसे ही कर देते, ऐसे करके दे दिया। उन्होंने अब इनको एक स्लिप दिया, पिंक कलर का वो चालान होता था, लिया उसको, और यहां पे चाचा नेहरू के गुलाब फूल की तरह लगा लिया। क्यों लगा लिया? आज 24 घंटे तक इनका सेम चीज के लिए चालान नहीं कट सकता। यही प्रोविजन था हमारे ट्रैफिक एक्ट में। अगर आपका रेड लाइट जंप करने के लिए चालान एक बार कट चुका है तो 24 घंटे के लिए दोबारा यही वाला चालान नहीं कटेगा। मतलब 100 रुपए में मुझे खुली छूट मिल गई। आज मैं जितने भी ट्रैफिक सिग्नल को क्या कर सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं, ब्रेक कर दूं। कहीं कोई पूछने वाला नहीं। अगर ब्रेक हुआ तो ये आईडी कार्ड,
लोग भी जो सोचेंगे इससे अच्छा जो है डीटीसी के पास की तरह 100 रुपए का पास बना के ही निकलो, जल्दी से पहुंच जाएंगे। लॉ में चेंज किया गया क्योंकि देखा गया कि इससे जो है वो लॉ का पर्पस डिफीट हो रहा है। हेलमेट लगाना या रेड लाइट जंप करना लोग कर ही नहीं रहे, जबकि हेलमेट लगाना, रेड लाइट जंप नहीं करना हमारे और आपके लिए सही है, हमारे और आपके जो है वो सेफ्टी के लिए है। लेकिन रूल में क्या चेंज किया गया, आज के डेट में अगर आपने रेड लाइट जंप किया तो ये 100 रुपए को बढ़ा करके कर दिया गया है 1000। कितना किया गया? अब स्टूडेंट को ये चुभता है, सबसे ज्यादा काम ये स्टूडेंट ही करते थे, अब उन्हें थोड़ा चुभता है। 100 पहले उतना नहीं चुभता था, लेकिन शान भी तो दिखाना है किसी को, एंटीसेप्टिक डैश को शान दिखलाना है। हम नहीं मानते, हम तो अपने मन के मतवाले हैं, बैठो ना तुम बस देखो तो सही। भाई की तो निकल गई कि भाई ये तो बहुत बड़ा शाना निकला, और आपको ही पता है कितना शाना निकला। अब कितना हो गया? और इसके बाद भी है, अगर सेम डे अगर आप जो है वो दोबारा ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपके जो है वो गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा। भाई की गाड़ी सीज, पीछे जो बैठे हैं आप समझ रहे हैं, कोई दूसरा ही ढूंढना पड़ेगा, अगले दिन तो ये दिखेंगे नहीं। तो अब अगला बार अगर किया, सेम डे किया तो सीज, फिर अगर आपने किया तो आपके लाइसेंस को पंच कर दिया जाएगा एक बार, और अगर ये 3 बार पंच हो गया ड्राइविंग लाइसेंस तो पूरे लाइफ में आप ब्रह्मांड के किसी कोने में साइकिल भी नहीं चला सकते, मतलब कहीं पे कोई भी ड्राइविंग नहीं कर सकते। मुझे बताइए, लॉ स्ट्रिक्ट हुआ, अब आप देखेंगे लोग थोड़े डरते हैं, क्यों? कंसिक्वेंसेस ज्यादा बड़ा है, अगर पकड़े गए तो परिणाम क्या होगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। और कम से कम एक बार अगर चालान कट गया तो पहला वाला हाल नहीं था, ये निकाल निकाल के ऐसे ऐसे दिखलाते हुए चल रहे हैं कि आज तो फिर जीने की तमन्ना है, तो वो वाला करते हुए आज वो निकल नहीं सकते हैं। ठीक वैसे ही यहां पे किया गया। मिनिमम वेजेज एक्ट बनाए जाने का एक ही पर्पस था कि जो इंप्लॉयर हैं वो इंप्लॉय को उनके स्किल के बेसिस पे पे करे। जब ऐसा हुआ तो फिर जो है वो बात अलग अलग आने लगा कि कितना स्किल और कितना पे करे। कहा गया कि ये जो पे किया जाएगा इसका कुछ क्राइटेरिया होगा, और वो क्राइटेरिया किस चीज के अकॉर्डिंग होगा, जैसा जो है वो लोगों के रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी महंगाई का जैसा आलम है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो तय होगा। तो कहा गया इसका मतलब पूरे देश में एक जैसा जो है वो रहेगा? कहा गया कि नहीं, ये रैशनल अप्रोच नहीं हुआ। आप खुद सोचिए, दिल्ली में जितना सामान महंगा है या जितना रहना महंगा है, क्या उतना ही महंगा पटना में भी है, उतना ही महंगा लखनऊ में भी है, उतना ही महंगा हरियाणा में भी है? कहा गया कि नहीं, अलग अलग जगहों पे जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है। उतने ही पैसे में दिल्ली में आप इस तरह के मकान में और इस तरह का खाना खा सकते हैं, दूसरे जगह उससे अच्छे मकान में उससे ज्यादा अच्छा जो है वो खाना और ज्यादा अच्छा लाइफ बिता सकते हैं। और कुछ जगह पे इससे भी खराब मकान में रहेंगे और इससे भी जो है वो लो स्टैंडर्ड का खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे महंगाई और भी क्या है, ज्यादा है। तब इन्होंने बोला कि हम बहुत रैशनल अप्रोच के साथ चलेंगे। रैशनल अप्रोच का मतलब होता है लॉजिकल अप्रोच के साथ। जहां महंगाई ज्यादा है वहां पे मिनिमम वेजेस क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, और जहां पे जो है वो आपका जो है वो महंगाई कम है वहां पे मिनिमम वेजेस थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम वेजेस से ज्यादा इंप्लॉयर नहीं दे सकता। अगर इंप्लॉयर मिनिमम वेजेस से ज्यादा देना चाहे तो कोई गुनाह है? जल्दी बोलिए, दे सकता है, लेकिन अगर उससे कम दे तो ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ? कहा गया कि अप्रिशिएट वो करते थे कि जो मिनिमम वेजेस से जितना ज्यादा देगा उतना ही ज्यादा इंप्लॉयर का क्या होगा, भला होगा, उनका लाइफ स्टाइल उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। शायद रामदीन का बच्चा भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा, सीएस कर जाएगा, क्योंकि उसे भी पैसे मिलेंगे तो क्या कर पाएगा, पढ़ा पाएगा। यही तो पर्पस है हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया। क्यों रिजर्वेशन जैसा चीज दिया? ताकि वो लोग जिनको फैसिलिटी नहीं मिला था, जो अंडर प्रिविलेज थे, वो भी क्या हो सके, मेन स्ट्रीम में आ सके। ये दूसरी बात है कि इसका पॉलिटाइजेशन हो गया या कुछ अलग चीज हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पर्पस तो इतना नेक था और उसी चीज के लिए बनाया गया। अब कहा गया कि एक बात तो आपने देख लिया कि लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे, लेकिन मुझे एक आध बात बताइए, क्या कुछ और भी चीज कंसीडर करना चाहिए मिनिमम वेजेस तय करने के लिए? अगर मान लीजिए कि कोई इंप्लॉयर आपको ज्यादा सुविधा दे रहा हो, उस केस में अगर वो कम भी पैसे दे रहा है तो चलेगा या नहीं चलेगा?
कहा गया कि अगर मान लीजिए कि कोई आपको फैसिलिटी ज्यादा दे रहा हो इटेबल का या हॉस्पिटलाइजेशन या ये चीज का, तो कहा गया इन्हीं चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा मिनिमम वेजेस क्या करने के लिए, तय करने के लिए। मिनिमम वेजेस तय कैसे हो, तो कहा गया इसके लिए जो है वो हम अलग अलग तरीके बनाएंगे, कमिटी बनाएंगे, नोटिफिकेशन, अलग अलग मेथड बनाएंगे, जिस मेथड से हम क्या करेंगे, मिनिमम वेजेस तय करेंगे। तो इस पूरे के पूरे जो है वो चैप्टर में हमें यही जानना है कि मिनिमम वेजेस कितना किसको दिया जाए, कैसे मिनिमम वेजेस तय किया जाए, और इस मिनिमम वेजेज में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, किस किस चीज को मिनिमम वेजेस के तहत रखेंगे। इंप्लॉयर का मतलब क्या है, क्या ये मिनिमम वेजेज सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पे एप्लीकेबल होता है या गवर्नमेंट पे भी एप्लीकेबल होता है, किनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होगी पे करने की, ठीक जो सुपरवाइजर होगा उसके ऊपर, या मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को जो है वो अकाउंटेबल बनाया जाएगा अगर मिनिमम वेजेज नहीं मिले। अगर मिनिमम वेजेज नहीं मिले तो उस केस में क्या कंपनसेशन इनको दिया जाएगा, और मिनिमम वेजेज जो हम प्रोवाइड करेंगे वो किस मोड में कर सकते हैं, मतलब वो कैश में करेंगे या उसके बदले में कोई काइंड भी दे सकते हैं। ये सारा कुछ हमें पढ़ना है, किसमें, मिनिमम वेजेज एक्ट में। मैंने पढ़ाया नहीं, आपको यह बताया कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब किया जाए हमला, पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो इसमें हमें जानना है, और मैंने आपको कहा हर जगह पे हमें ध्यान रखना होगा, किस चीज का ध्यान रखना होगा, हमें ध्यान रखना होगा कि कहां पे एमसीक्यू बन सकता है। अगर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे कि यहां किस किस तरह के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, एराइज हो सकते हैं। तो अब जरा एक तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कि मिनिमम वेजेस को लेकर के एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले ये एक्ट आपका जो है वो एप्लीकेबल कहां कहां है, तो देखिए ये एक्ट एप्लीकेबल है आपका ऑल एम्प्लॉयमेंट विच हैज बीन नोटिफाइड एंड मेंशन इन शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, और उसको कौन सा नाम दिया हमने, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। एमसीक्यू यहां से बनना शुरू हो गया। कौन सा एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट। तो पहला क्वेश्चन, मिनिमम वेजेज एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, मिनिमम वेजेज एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर विच एम्प्लॉयमेंट, अगर पूछा जाए तो किस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। कहीं इसमें मंजुलिका आ रही है, सर एक बार चेक करेंगे, कुछ इशू है, खुद ब खुद पीपीटी बंद हो गया और कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा है। बताऊंगा आपको मंजुलिका की कहानी, सही में मंजुलिका है। और अगर आप लोगों ने कहीं बोला कि हमें मंजुलिका से डर, तो उसी को जो है वो गाना सुनाई देगा, आमी छे तुम्हार सबुझी तुम्हार। तो इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी किस एम्प्लॉयमेंट पे, अगर मान लीजिए कहीं पे लिख दे फैक्ट्री, अगर कहीं पे जो है वो इसी में आपका जो है वो लिख दे शॉप, कहीं पे आपका लिख दे ऑफिसेस, और एक ऑप्शन में दिया रहे क्या, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, क्या लिखिएगा। और देखिए, और अगर मान लीजिए इससे भी खतरनाक कब हो जाता है क्वेश्चन, जब वो क्या करेंगे, एक ऑप्शन लिख दिया मिनिमम वेजेज एक्ट इज एप्लीकेबल, ऑप्शन ए में लिख दिया ऑन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, बी में लिख दिया इन फैक्ट्री, सी में जो है वो आपका जो है वो लिख दिया ऑफिसेस, और उसके बाद लिख दिया बोथ बी एंड सी। तो अगर हमें एक्ट नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो हमें तो लगेगा हाँ भाई फैक्ट्री में मिनिमम वेजेज एक्ट लगेगा, और क्या लगेगा, ऑफिसेज में लगेगा, ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कौन सा चीज हो गया। तो अब ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है, बेसिकली ये सुनिए, किसी भी एक्ट में जब कोई लिस्ट हम तैयार करते हैं, लिस्ट का मतलब है जहां पे हमने कुछ बातों को एक जगह लिख दिया, तो उसे हम जो है वो शेड्यूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, शेड्यूल। तो शेड्यूल इज नथिंग, इट इज सम काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और इस एक्ट के शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में या शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है,
लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन विच मिनिमम वेजेज एक्ट इज एप्लीकेबल। रुकिएगा जरा, अभी लिखिएगा नहीं, लिखने का आपको टाइम मिलेगा, ध्यान से पहले बातों को सुनिएगा। अगर यहां पे उन्होंने लिस्ट लिख दिया है तो लिस्ट क्यों लिखा? जितने तरह के एम्प्लॉयमेंट है, हर एम्प्लॉयमेंट में रामदी, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया को क्या मिलना चाहिए? अरे भाई मिनिमम वेजेज मिलना चाहिए, कोई कहीं भी काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस जगह शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का जिक्र है, यानी कि जिनका लिस्ट में नाम दे दिया गया, उस काम में मिनिमम वेजेज एक्ट लगेंगे ही लगेंगे। बाकी में मर्जी है, आप मिनिमम वेजेज के अकॉर्डिंग पैसा देना चाहे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे। आप कहेंगे सर ये कुछ ठीक नहीं है, सारे एम्प्लॉयमेंट को रखना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आखिर मिनिमम वेजेज एक्ट क्यों बना? ताकि उस एम्प्लॉयमेंट में लोगों को पैसे क्या मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको क्या मिले? उनको सही पैसे मिले। लेकिन ऐसा सारे एम्प्लॉयमेंट में है? जरा आप सोच करके देखिएगा। आपके ही मोहल्ले में अगर आपका जो है वो कभी फैन वगैरह खराब हो जाए, बुलाइए अपने जो है वो इलाके के इलेक्ट्रीशियन को, और देखिए आज बुलाइएगा तो बोलेगा भैया आते हैं, ये नहीं बोलेगा कि नहीं आते हैं। और ये जो आते हैं, ये आते हैं करते करते जी आपका चाहेगा कि बस मेरे पास जो है वो एक पिस्टल और 2-4 गोली हो और दाग दें उसके सीने में, इरिटेट कर देगा। अभी आपको हम ये बस आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, और ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया। कभी कभी तो 2-3 दिन बीत जाते। इसका मतलब क्या है? मुझे एक चीज बताइए, उसके पास काम है या नहीं? अगर उसके पास काम है तभी तो वो आपके काम के लिए नहीं पहुंच रहा है। तो मुझे बताइए, क्या ऐसे एम्प्लॉयमेंट में भी मिनिमम वेजेस तय करना जरूरी है? अरे भाई मिनिमम वेजेस तो वहां तय करना जरूरी है जहां पे उनका बार्गेनिंग पावर क्या है, निगोशिएशन पावर कम है। यहां पे तो कम वक्त का निगोशिएशन पावर, बार्गेनिंग पावर ऐसा है कि मन चाहा पैसा जो बोलता है इलेक्ट्रीशियन को क्या करना पड़ता है। लेकिन अगर इस बार नहीं दिया अगर आपने, तो अगली बार आएगा भी नहीं। इसीलिए क्या बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा ही दे देते हैं। जितना बोला, अगर मान लीजिए 250 हुआ, दे दिया 300, और वो भी एक बार हाथ जरूर साफ करेगा, सर चेंज नहीं है। अरे रख लो कोई बात नहीं, आप भी शान के साथ रख लो, कोई बात नहीं है। क्यों? लालच क्या है कि अगली बार अगर बुलाएंगे तो अतिथि जल्दी आना, ये नहीं कि आ रहे हैं और आ रहे हैं। तो मुझे बताइए, हमें एम्प्लॉयमेंट चुनना चाहिए या नहीं? तो हमें जिस जिस जगह लगा कि इस तरह के एम्प्लॉयमेंट में क्या है, बुरा हाल है, यही आप देख लीजिए। अगर मजदूर का देखिएगा, क्यों आपको वहां पे सारे मजदूर दिख रहे हैं लेबर चौक पे, जबकि दिन के 10 बज रहे हैं? क्योंकि उतने काम नहीं है जितने क्या है हमारे पास, लेबर। लेकिन इलेक्ट्रीशियन आपके मोहल्ले में जो है वो क्या है, जितने की जरूरत है उससे क्या है, बहुत। और लेबर जितने उतने हमारे पास काम नहीं है। तो इसीलिए किस काम में जो है वो हमें मिनिमम वेजेस तय करना चाहिए, उसका एक लिस्ट बनाया, और उस लिस्ट को क्या नाम दिया? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। मैंने नाम नहीं दिया, मैं तुच्छ प्राणी, मैंने कोई एक्ट नहीं बनाया, मैं एक्ट बस आसानी से आपको समझा रहा हूं। अगर मुझे नाम देना रहता तो मैं इना, मीना, डिका लिस्ट बोलता, डायडेमनिका, चिका मिकानिका। मैं ऐसा नाम तो नहीं देता। कौन सा नाम? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्या करेंगे, अब नाम दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को लेके चलना पड़ेगा। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट इट इज द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन विच दिस एक्ट इज एप्लीकेबल। पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, किसका? मजदूरी करने वाले से लेकर के, अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन, चाहे वो आपके पेंटर हो तो पेंटर, बढ़ई कारपेंटर हो तो कारपेंटर, पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। तो ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ उस जगह के लिए एप्लीकेबल है जिसका नाम कहां पे दिया हुआ है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो किस एम्प्लॉयमेंट के दायरे में है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के दायरे में है, तो आपके ऊपर मिनिमम वेजेज एक्ट एप्लीकेबल होंगे। और आपके यहां जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? आपको मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, वेजेज देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस लिस्ट में नहीं है तो, उस लिस्ट में नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप एम्प्लॉयर हैं, आपकी मर्जी है। चाहे तो उनको मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग दे, चाहे तो ना दे, कहीं कोई कॉन्ट्रावेंशन, उस केस में आप और वो मजदूर आपस में निगोशिएट कर सकते हैं और एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कंडीशन तय कर सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आ गया, यानी किस एम्प्लॉयमेंट में आ गया,
शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके भी नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हरिया ने मुझे बोला था कि मैं 500 रुपए में काम करने को क्या हूं, तैयार हूं। हरिया ने तो इसीलिए बोला था, रामदीन ने तो इसीलिए बोला था क्योंकि रामदीन को राम दुलारी की, चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी और बबलू जो आने वाला है उसका भी याद आ रहा है कि उन सबके लिए खाना भी लेकर के जाना है, तो इसलिए उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं 500 में भी क्या करूंगा, काम कर लूंगा। आप निगोशिएशन कर सकते हैं बट नॉट बियॉन्ड व्हाट, नॉट लेस देन मिनिमम वेजेज एक्ट के नीचे कोई निगोशिएशन नहीं कर सकते। अच्छा, मिनिमम वेजेज से ज्यादा दे रहे हैं तो कॉन्ट्रावेंशन है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम वेजेज से कम दे रहे हैं और सामने वाला बंदा तैयार है, एम्प्लॉय तैयार है, कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं? आप एम्प्लॉयर हैं, मिनिमम वेजेज से कम पैसा दे रहे हैं और वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आता है वो काम, और एम्प्लॉय जो है वो तैयार है कम पे काम करने के लिए, कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है और एम्प्लॉय जो है वो क्या है, राजेश बाबू इधर देखिए, उनका चेहरा ज्यादा अच्छा थोड़ा इधर देख लीजिए। अब कह रहे हैं कि अगर जो है वो चीज शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है और फिर जो है वो एम्प्लॉय आपका तैयार है कम पे काम करने के लिए, कॉन्ट्रावेंशन और जिस भी एक्ट का हो, क्या मिनिमम वेजेज एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन होगा? नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब कहते हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, और ये जो हमने बात की है उसी चीज को यहां लिखा है। लेकिन क्यों लिखा है? कहीं मान लीजिए कि हमसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट। यहां से एक एमसीक्यू हो सकता है, ये तो क्लियर है। और किस चीज से रिलेटेड? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हुआ? बहुत हमने बात की है, बताइए क्या है? टू फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेज इन व्हाट? सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। रुकिए जरा, अब ऐसे नहीं गुजरेंगे यहां से। इस सर्टेन एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? वर्ड बोलिए, जल्दी बोलिए। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। ये जो सर्टेन एम्प्लॉयमेंट है, जो सर्टेन एम्प्लॉयमेंट है उसी का लिस्ट कहां दिया हुआ है, और उसी को क्या बोलते हैं? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। टू प्रोवाइड द वेजेस टू द एम्प्लॉय एज पर व्हाट? बात किया था हमने, महंगाई कैसा है उसके अकॉर्डिंग। यहां पे कुछ और हो सकता है और बेंगलोर में कुछ और हो सकता है, मुंबई में कुछ और हो सकता है। टू प्रोटेक्ट देम टू वर्क ऑन व्हाट? स्टारवेशन, भूखमरी जिसको कहते हैं। मतलब बंदा काम भी करे और 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, तो वही कह रहे टू प्रोटेक्ट देम टू व्हाट? टू वर्क ऑन स्टारवेशन वेजेज, कि उसे भूखमरी वाले वेजेज पे तो काम करना ना पड़े कि जिससे उसे 2 वक्त की रोटी भी ना मिले। टू रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेज, मैक्सिमम कितने साल पे? आपने बड़ा एहसान किया, बहुत अच्छा किया कि पहले तो आपने बड़े सारे काम को किस लिस्ट में डाल दिया? बोलते रहिए, किस एम्प्लॉयमेंट में डाला? किस में डाला? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में डाला। और उसके बाद उससे भी अच्छा काम किया कि उसके लिए आपने मिनिमम वेजेस क्या कर दिया? तय कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये मिनिमम वेजेस जो आपने तय कर दिया वो एक बार कर दिया तो जब तक सूरज चांद रहेगा यही वाला मिनिमम वेजेस चलता रहेगा? बदलते समय के साथ महंगाई बढ़ेगी तो मिनिमम वेजेस को भी आपको चेंज करना पड़ेगा या नहीं? तो बोला कि हमारे देश में जो महंगाई का आलम है उसमें 5 साल में तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि इस बीच में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, चीजें बहुत ज्यादा बदल गई है, तो आप 1 साल में भी रिवाइज कर सकते हैं, 2 साल में भी रिवाइज कर सकते हैं। बट किसी भी केस में 5 साल में आपको इसको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है इंक्रीज या रिवाइज लिखा हुआ है? रिवाइज। तो क्या रिवाइज का मतलब इंक्रीज होता है? कम भी रिवाइज कहलाता है और ज्यादा भी क्या कहलाता है? लेकिन अगर हम यहां पे इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन लेंगे तो यहां पे इंक्रीज वाला चीज कह रहा है या डिक्रीज वाला, या दोनों कह रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है? इंक्रीज। लॉ में लिखा हुआ है रिवाइज करना, लेकिन आपको भी पता है रिवाइज का मतलब दोनों, कम भी करना और क्या करना? ज्यादा भी करना। लेकिन जो चीज महंगाई आए दिन बढ़ते ही जा रहा है या कम होता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। तो इस केस में बोला गया कि अगर 5 साल में तो करना ही पड़ेगा रिवाइज, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे? 1 साल में भी कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो 6 महीने में भी। कहीं कोई मिनिमम का टाइम नहीं दिया हुआ है कि कम से कम कितने, लेकिन बोला गया कि 5 साल से ज्यादा दिन नहीं होना चाहिए क्या किए बिना?
रिवाइज किए हुए। क्लियर है चीज? तो पहले देखिए हमने चीजों को किस में डाला, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में। जब शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में डाला तो ये एक्ट क्या हुआ, एप्लीकेबल हुआ। उसके बाद कहा गया कि लिविंग अलाउंसेस को देखते हुए हम वहां पे मिनिमम वेजेस क्या करेंगे, तय करेंगे। मिनिमम वेजेस जब एक बार हमने तय कर लिया तो जिस अकॉर्डिंग लिविंग अलाउंसेस बढ़ रहा है, जिस अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें बीच बीच में उसे क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। और ये रिवीजन किसी भी शर्त पे 5 साल से ज्यादा दिन के बाद नहीं करेंगे। ये इस एक्ट का क्या था, ऑब्जेक्टिव था। अब यहां पे एक बहुत अच्छा केस लॉ है, तब और बात करेंगे। और ये केस लॉ बेसिकली क्यों आया ये जरा सोचिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं ही आपको पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी पार्ट में पढ़ना है आपको। कौन सा एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको पढ़ाऊंगा जब JIGL पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको पढ़ना, मतलब इसी ग्रुप में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19, भूल जाइए आर्टिकल का नाम, लेकिन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। और फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि चूंकि हम इंडिया के सिटीजन हैं तो वो राइट हमें जो है वो कानून प्रोवाइड करेगी, हमारी देश, हमारी गवर्नमेंट हमें क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। उसके अकॉर्डिंग एक है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। कौन सा चीज है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड बेसिकली क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बेसिकली कहता है कि अगर हम इंडिया में चाहें तो किसी भी जगह पे बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस का मतलब ये नहीं चोरस गांजा वाला बिजनेस या पिस्टल आर्म्स का जो है स्मगलिंग करेंगे, बोला ये नहीं। कोई भी हम लीगल बिजनेस क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और कहीं का मतलब है जिस जगह पे करने का क्या दिया गया है, परमिशन दिया गया है। ये नहीं आप जो है वो पार्लियामेंट हाउस के आगे में बैठेंगे और बोलेंगे यहीं पे यही दुकान खोलूंगा मस्त सा पान गुटखा का। कहा गया कि नहीं, जो जगह बोला गया है उसमें से कोई भी जगह जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है उसमें कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं और अपने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। और उसमें आप किसको कितना पैसा देंगे वो आपका राइट होगा। यहीं पे मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। और यूनोचोई वर्सेस स्टेट ऑफ कौन सा, केरला, केरला स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस ला। उन्होंने वहां पे मामला गया और कहा कि जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि हम अपने हिसाब से जो है वो बिजनेस करें, तो ऐसे केस में हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आप क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। कब, अगर आप हमें कह रहे हैं कि इतने पैसे सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हमें तय करने दीजिए कि हमें उसे कितना पैसा क्या करना है, देना है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मामला हो गया कि मिनिमम वेजेज एक्ट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया। एक और केस आगे बताऊंगा कुछ देर के बाद कि उसमें भी चैलेंज किया गया। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला, बोला कि बिल्कुल सही है, जब हमें बड़े कॉज को देखना रहता है तो छोटे कुछ चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ता है। कहा यहां पे राम दिन राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया भूखे मरे, और आप जो है वो अपने किस चीज को लेकर के बैठे हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को। क्या हमने ट्रेड करने से आपको रोका है? हमने तो आपको बस इतना ही बोला है कि इस ट्रेड में इतने से कम पैसा मत देना। और अगर आपकी नीयत खुद अच्छी है तो हमें यह कानूनी नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि जहां आपका फंडामेंटल राइट है वहीं दूसरे का भी तो फंडामेंटल राइट है। टू लिव विथ डिग्निटी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। तो राम दिन राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया कहां से डिग्निटी से जी पाएंगे, अगर 2 वक्त की उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा है, तो रोटी भी नहीं मिल रहा है। इसी चीज को इन्होंने जो है वो क्या कहा, इन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट इज नॉट अगेंस्ट व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली एकदम क्या है, एकदम वैलिड है और इसके सारे चीज सही हैं। और उसमें क्या उन्होंने दलील दिया वो दीजिए, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन बाय होम, सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने कहा देखिए, हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट वुड नॉट बी डॉटेड। कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे तनिक भी हम संदेह नहीं कर सकते हैं, कोई डॉट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्ट बना है टू प्रिवेंट व्हाट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ। मुझे एक चीज बताइए, टैक्स लिए जाते हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अगेंस्ट कि पैसे हमारे और हमसे कोई जबरन पैसे ले तो ये तो गुंडागर्दी हुआ। कौन टैक्स खुश होकर के देना चाह रहा है? मैं बहुत खुश हूं, आज मैं टैक्स भरूंगा, मैं तो 2 लाख रुपए टैक्स दूंगा, मैं तो 5
किसी को देखा है ऐसे ऐसे करते हुए? और अगर ऐसा ऐसा कर रहा है तो जरूर कोई संतुलन ढीला है। जो कह रहा है कि मैं पैसे दे रहा हूं और क्या हूं, खुश हूं, हर कोई तो थोड़ा बचाना चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बड़े कॉल्स को पूरा करने के लिए देश में अगर कहीं पे डिफेंस के लिए सामान चाहिए, कहां से आएगा? गवर्नमेंट के पास तो पैसा दो ही तरीके से आ सकता है, या तो गवर्नमेंट बिजनेस करे या टैक्स के जरिए, यानी गवर्नमेंट की जो कंपनी है, तभी तो उससे हमारा और आपके सुरक्षा को लेकर के चीजों को क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा। तो बोला टू प्रिवेंट व्हाट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, इंपावर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, टू टेक स्टेप टू प्रिस्क्राइब व्हाट, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन व्हाट, किस इंडस्ट्री। और सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इतना जो उछल रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि शेड्यूल इंडस्ट्री में किसको डाला गया है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो बोला पता होना चाहिए, आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, और आप कह रहे हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो डिफीट हो रहा है। उन इंडस्ट्रीज को डाला है जहां पे लेबर की स्थिति अच्छी नहीं है, जहां उनके साथ क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी कानून बिना कमिटी बनाए नहीं बनता है, कमिटी बैठी होगी, रिपोर्ट आया होगा, उस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या बनते हैं, लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं। इट इज नॉट अनलाइकली दैट, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, मे ऑफर वर्क इवन व्हाट, और कह रहे इट इज नॉट अनलाइकली, मतलब ये नहीं है कि ये एक्सेप्शनल केस है। वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा होता होगा कि उन्हें किस वेजेस पे काम कराया जा रहा है, उनको जो स्टारवेशन वेजेस पे काम कराया जा रहा है। इन प्रिस्क्राइबिंग द मिनिमम रेट द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर नीड नॉट बी कंसीडर। बहुत बड़ा जजमेंट था ये, बहुत बड़ी बात बोली गई। क्या बोला, किसके कैपेसिटी को नहीं देखेंगे? बोला कि या तो बिजनेस बंद कर लो, वरना ये रोना मत रो कि हमारे बिजनेस का तो खुद वॉट लगा हुआ है, हमारा बैलेंस शीट देख लीजिए, तो हमारा ये देख लीजिए। बोलते मैं तेरा गाड़ी ना देखूं, तेरा बंगला ना देखूं, मिसेस को जो नेकलेस दिया वो ना देखूं, कि मैं सिर्फ क्या देखूं, बैलेंस शीट जो आपने बनाया है। कहा कि अगर आप नहीं चला सकते हैं तो क्या करिए, कंपनी को बंद कर दीजिए, गवर्नमेंट उसको चला करके देखेगी। लेकिन ये रोना नहीं रो सकते हैं कि चूंकि हमारी स्थिति खराब है, इसीलिए हम मिनिमम वेजेस से क्या करेंगे, कम जो है वो वेजेस देंगे। तो बोला गया कि हम बिल्कुल भी इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब है मिनिमम वेजेस हर केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे उनको क्या हो रहा हो, चाहे उनको लॉस हो रहा हो, तो भी क्या करना पड़ेगा, तो भी मिनिमम वेजेज उनको देना ही पड़ेगा। मैंने नहीं बोला, किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने। और मैं आपको पढ़ाऊंगा सोर्स ऑफ लॉ, गलती से मैं ही पढ़ाऊंगा। आप बोलेगा सर जितना चीज बोल रहे सब आप ही पढ़ाओगे, तो और भी कोई पढ़ाएंगे? 4 सब्जेक्ट जब मैं ही पढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम चीज तो आएगा ही जो मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा सोर्स ऑफ लॉ, JIGL में आपको पढ़ाऊंगा कि लॉ बनने का एक सोर्स सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी होता है। तो ये बेसिकली जो है वो इनका क्या एस्पेक्ट आया कि मिनिमम वेजेस देते वक्त क्या नहीं देखी जाएगी, एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल कंडीशन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। व्हाट इज बीइंग प्रिस्क्राइब इन मिनिमम वेजेस रेट्स which a welfare state assume every employer must pay before he employs labor। कहा गया कि ये हर देश में, जिस देश में कोई भी कानून है, सरकार है, और वो लोगों का वेलफेयर और भला चाहती है, वैसे केस में उन्होंने जो तय कर रखा है उतने पैसे जो है वो उनको लेबर को क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो ये बात कब सोचें, उनको एम्प्लॉय करने से पहले सोचें। एम्प्लॉय करने के बाद ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी कैपेसिटी इतने पैसे देने की नहीं है। कौन सा ये केस था, यूनिचोई वर्सेस स्टेट ऑफ। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपको केस का नाम याद नहीं रहे कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हैं इन अ डिसाइडेड केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, लेकिन आपको केस पता होना चाहिए कि ये केस क्या था। गलत सलत नाम लिखने की जरूरत नहीं है। केस का नाम नहीं लिखा, मार्क्स नहीं कटते हैं ज्यादा, सब बताऊंगा आगे आने वाले समय में कि किस तरह की चीज में क्या लिखे, कैसे छोड़े। लेकिन जो इसका जिस्ट है वो क्लियर है। जल्दी बताइए ये केस का क्या जिस्ट था, किस चीज को लेकर के ये केस आया, एक लाइन में बताइए किस चीज को लेकर के। इन दिस केस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ
मिनिमम वेजेस एक्ट वॉज चैलेंज्ड। उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्या किया गया, किस चीज के बेसिस पे चैलेंज किया गया कि इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। और कौन सा फंडामेंटल राइट, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड। और इसको लेकर के एक और केस आगे पढ़ाऊंगा। कहा गया कि इसको लेकर के जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इन चीजों का महत्व आपके फ्रीडम ऑफ ट्रेड से क्या है, ज्यादा है। क्या मैंने आपको ट्रेड करने से रोका है, नहीं। तो हमने आपको क्या बोला है कि आप किसी को पेमेंट जो है वो हमसे पूछ के करोगे, तो नहीं। हमने तो बस इतना ही बोला कि इस तरह के बिजनेस में इससे कम पेमेंट नहीं करोगे। और हमें वेलफेयर भी देखना है और जो काम करने वाले हैं ये भी देखना है कि वो काम भी करे और भूखमरी में काम ना करे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे बोला गया कोई भी संदेह नहीं है। फाइनल जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि मिनिमम वेजेस एक्ट इज कंप्लीटली व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल। क्लियर है ये चीज। आइए अब यहां पे, हाँ जी फिर से बोलिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब हुआ वो जो अपने देश के नागरिकों का वेलफेयर भी सोचते हैं, भला भी सोचते हैं, ना कि मुनाफा कमाने के लिए। जैसे कंपनी इज नॉट वेलफेयर, लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो वो क्या करते हैं, वेलफेयर। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए एक तरह से वेलफेयर ही है। लेकिन अगर हम बात करें बाहर वालों का तो उनके लिए अगर हमने उन्हें कुछ दिया तो वो भी हमें कुछ देंगे। यहां मम्मी पापा को आप अच्छे बोल दें ना दें, लेकिन वो आपके लिए सारा कुछ देते हैं। दैट इज कॉल्ड वेलफेयर। ये हुआ वेलफेयर स्टेट। बढ़े आगे। आइए अब देखिए, कोई भी एक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो हर एक्ट का, हाँ जी आप पढ़िए खुद से और देखिए उसमें क्या नहीं समझे हैं। एक बार आपकी को मैं मौका देता हूं, तब तक मैं कुछ और बोलता रहता हूं और देखते हैं आप खुद समझते हैं या नहीं। एक बार आप रीड करें। जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो हर एक्ट में एक खास बात होती है और वो होता है उसका डेफिनेशन। आप कहिएगा सर ये खास बात क्यों है? ये खास बात इसीलिए है क्योंकि अगर उस डेफिनेशन को हम उस एक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ही वो अपना मीनिंग देगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर कहीं पे लिखा हुआ है फैक्ट्री, इन जनरल फैक्ट्री का मतलब जो है वो जहां पे लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो। लेकिन इसका डेफिनेशन जब आप फैक्ट्रीज एक्ट में देखेंगे तो कुछ और है, और इसी का डेफिनेशन जब आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में दिखेंगे तो कुछ और है। यानी उन्होंने बोला है कि फैक्ट्री हम उसको मानेंगे जो इस चीज को फुलफिल करे, और किसी ने बोला कि हम फैक्ट्री उसको मानेंगे जो इस चीज को क्या करे, फुलफिल करे। और ओवरऑल एक जनरल मतलब तो होता ही है। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि कोई बोले स्टूडेंट, तो कहा गया कि स्टूडेंट का मतलब वो है जो किसी न किसी कोर्स में इनरोलमेंट ले, कोई ना कोई एकेडमिक कर रहा, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट इन जनरल। हो सकता है मेरा डेफिनेशन स्टूडेंट का हो कि स्टूडेंट अगर क्लास में है और अगर क्लास में वो फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुनाह है, वो स्टूडेंट कहलाने लायक ही नहीं है। हो सकता है मेरा ये मानना हो सकता है कोई बोले कि नहीं आजकल तो हाई फाई जमाना है, बच्चा अगर एक बार व्हाट्सएप अपना देख भी लिया तो कोई बात नहीं। मैं तो बोलूंगा व्हाट्सएप देख लिया सूली पे टांग दो। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट का, मैं अगर मान लीजिए किसी रिक्रूटमेंट में हूं, मेरे अकॉर्डिंग जो है एक क्वालिफाइड सीएस का कुछ और सेंस है, जिसका मतलब सिर्फ रट्टोफाई वाला चीज नहीं बल्कि कुछ एप्लीकेशन भी ध्यान रखना। लेकिन आप तो सीएस के मेंबर बने हुए हैं, तो आपको कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि आप सीएस नहीं है। लेकिन मैंने अपना पैरामीटर तय कर रखा है कि मेरे अकॉर्डिंग क्वालिफाइड सीएस वो है जो कम से कम लॉ को मिला करके इंटरप्रेट कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, ब्यूटीफुली कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। कोई दूसरा बोले नहीं ठीक है, उसके पास मेंबरशिप है, सफिशिएंट है। ठीक वैसे ही इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरा एक्ट भी उसी डेफिनेशन को मानेगा, मान भी सकता है और नहीं भी। हम इतनी बात यहां पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमसे पूछ दिया गया कि डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट, तो हम उसमें जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का एम्प्लॉय नहीं लेंगे, हम भी किसका लेंगे, इसी का। और याद रखिएगा अभी जब आप डेफिनेशन पढ़िएगा तो अभी आपको आसान लगेगा क्योंकि आपके लिए पहला एक्ट होगा। लेकिन जब मैं दूसरा एक्ट पढ़ा रहा हूंगा और वहां पे अगर यही वाला वर्ड आ गया तो मुश्किल आपकी बढ़ती जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन पूछते वक्त उन्होंने जो पूछा है वो पूछा है एम्प्लॉय एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट, और अब आप एक और चैप्टर पढ़ चुके पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, उसमें भी एम्प्लॉय को डिफाइन किया गया है।
उतना ही नहीं, उसके बाद जब आप प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस एक्ट, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वेजेज का अलग अलग डेफिनेशन है, एम्प्लॉय का अलग अलग डेफिनेशन और एम्प्लॉयर का अलग अलग डेफिनेशन है। तो जो भी डेफिनेशन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग है? सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग। मिनिमम वेजेज एक्ट ने कहा कि अगर एम्प्लॉय बोला तो जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वही मेरे लिए क्या कहलाया? एम्प्लॉय। मुझे बताइए, कोई दूसरा एक्ट एम्प्लॉय का कुछ और डेफिनेशन दे सकता है या नहीं दे सकता है? चलिए अब आते हैं लविस के इस क्वेश्चन पे। बताइए, समझ में आ गया ये क्या था या मैं एक्सप्लेन करूं? What is being prescribed in minimum wages rate which a welfare state assume every employer must pay before he employ labor? सिंपल सा बात का, देखिए ये सब ना इंग्लिश लिखे जाने का एक लैंग्वेज का तरीका हो गया। मैंने लिखा तो मेरा लैंग्वेज ऐसा होगा, आप लिखेंगे तो कुछ अलग होगा, बट एग्जाम में इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश का जो है वो पैर हाथ तोड़ के बराबर मत कर दीजिएगा। उसके अलावा आप बिल्कुल अपना लैंग्वेज दे सकते हैं। अब यहां पे जैसे लिखना रहे तो जरूरी नहीं कि आप एज इट इज सुप्रीम कोर्ट के बात को लिखिए, इसी को आप लिख सकते हैं। वेजेस कैन बी पेड टू द एम्प्लॉय एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट, एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट with consideration that the person should not work on starvation wages। ये यहां भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां क्या कह रहा है कि कोई भी वेलफेयर स्टेट में, किसी भी ऐसे देश में जहां पे लोगों का ध्यान रखा जाता है, वहां पे एम्प्लॉय को, किसी भी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय करने से पहले बस क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि उसे क्या मिल रहा हो? मिनिमम वेजेज मिल रहा हो। तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय शैल प्रोवाइड मिनिमम वेजेज बिफोर एम्प्लॉय एनी एम्प्लॉय, एनी वर्कर, एनी लेबर, बिल्कुल चलेगा। आइए अब देखिए एम्प्लॉय का मतलब क्या है इन जनरल, बताइए एम्प्लॉय का मतलब, जल्दी बोलिए। जो कहीं काम करे उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं हाँ या ना? ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई आईएएस ऑफिसर है, एम्प्लॉय हुआ या नहीं हुआ? आईपीएस ऑफिसर हुआ या नहीं हुआ? आर्मी वाले पर्सन हुए या नहीं हुए? अगर कोई जो है वो लेबर काम कर रहा है फैक्ट्री में, वो हुआ या नहीं हुआ? एक प्रोफेसर हुआ या नहीं हुआ? टीचर हुआ या नहीं हुआ? इंजीनियर, डॉक्टर हुए या नहीं हुए जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? हाँ या ना? जरा देखिए, क्या वो सारे लोग इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी एम्प्लॉय हुए? क्योंकि ये एक्ट क्या कहता है? एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए? वेजेज मिलना चाहिए। तो इसका मतलब पहले वो एम्प्लॉय तो हो, एम्प्लॉय तो हुआ ही, कहीं कोई काम करेगा तो क्या कहलाएगा? बोला नहीं, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? उसे एम्प्लॉय होना चाहिए। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय होने का मतलब होता है एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर्ड और रिवॉर्ड टू डू वर्क। किस तरह का वर्क? स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लैरिकल, इनमें से किसी भी तरह का काम करे तो वो क्या होगा? और किस जगह वो भी देख लीजिए, किस एम्प्लॉयमेंट में। और उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में भी काम भी करे, लेकिन अगला चीज देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, जिसमें मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या किया गया है? फिक्स किया गया है। तो ये सारी बातें, यानी वो पर्सन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा हो और किस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जहां मिनिमम वेजेस क्या किया गया हो? फिक्स किया गया हो, और उसमें इन चार में से किसी कैपेसिटी में काम करे, अनस्किल्ड है तो भी, स्किल्ड है तो भी, क्लैरिकल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो भी, मैनुअल काम कर रहा है तो भी, लेकिन मैनेजमेंट वगैरह नहीं है इसमें। देख रहे हैं, ये देख के ही लगता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह इस दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि ना वो स्किल्ड है, ना अनस्किल्ड है, ना मैनुअल है, ना क्या है, क्लैरिकल है। वो तो आपके जो है वो कहिए मैनेजिंग लेवल पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। देखते हैं और आगे ये क्या कहता है। इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करेगा? ऑट वर्कर। अब इन्होंने क्यों ऐसा किया वो देखिए, कहते हैं ऑट वर्कर को भी शामिल करेंगे और उस पर्सन को भी शामिल करेंगे जो हमारे यहां आकर के काम नहीं करता है। जैसे देखिए क्या हो रहा है, बाटा कंपनी ने काम पे लोगों को रखा। बाटा कंपनी नाम सुने हैं? इंडिया की बहुत बड़ी जो है वो कंपनी हो गई, किस चीज की?
ये कंपनी फुटवेयर्स की कंपनी, जो भी कहिए, चप्पल जूता जो भी कह दिए। आजकल तो बहुत तरह के गारमेंट्स भी छोटे लेवल का बनाने लगी है बाटा भी। स्पोर्ट्स शूज पहले तो सिर्फ और सिर्फ किसमें स्पेशलिस्ट था इनका, सिर्फ और सिर्फ लेदर शूज में और फॉर्मल शूज में। आज के डेट में इनके भी बहुत सारे ट्रेंडीज और स्पोर्ट्स शू आते हैं। तो बाटा कंपनी ने कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया, और बाटा कंपनी ने जो कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया उसमें से क्या किया, मान लीजिए कि इधर वाले लोगों को जो है वो बोला कि ये सारे लोग यहीं पे काम करेंगे प्रीमाइसेस के अंदर, और इन लोगों को असाइनमेंट दे दिया, पेन मत खाइए, इन लोगों को असाइनमेंट दे दिया। और इनको क्या असाइनमेंट दे दिया कि ये लोग, मान लीजिए कि यहां पे जो है वो सिया को जो है वो कह दिया कि ये जो है वो 10 पीस जो है वो शूज घर से बना करके लाएंगे, सारा मटेरियल दे दिया। और कहां से बना के लाने बोला, घर से। मिश्रा बंधु को भी जो है वो क्या किया, 10-10 पकड़ा दिया कि ये भी कहां से बना के लाएंगे, घर से बना करके लाएंगे। प्रियंका को देखा कि बहुत डेडिकेटेड है तो इनको 20 दे दिया कि ये कहां से बना के लाएंगे, घर से। इधर जितने भी लोग हैं इन सबको बोला घर से बना के लाने, और इन लोगों को फैक्ट्री प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं। अब देखिए, कहा कि इनको फैक्ट्री प्रीमाइसेस में रखा, आप इनको एम्प्लॉय कह रहे हैं, इनके ऊपर अगर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा क्योंकि आपने इनको एम्प्लॉय बोला है। अगर हम ऑट वर्कर नहीं लिखेंगे तो ये जब शूज बना करके लाएंगे तो इनको उस हिसाब से जो है वो पेमेंट नहीं किया जा रहा है। क्यों, आप मेरे एम्प्लॉय कहां है, और आपके ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय आप कहलाएंगे तभी ना एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा, मिनिमम वेजेस। क्योंकि मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग आपका वर्क किस में आना चाहिए, जल्दी जल्दी आपका वर्क किस में आना चाहिए, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है भाई, वर्क आता है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन कहा गया कि इस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आने पे मिनिमम वेजेस हम देंगे किनको, एम्प्लॉय को। यही करेंगे ना, एम्प्लॉय को देंगे। कहा कि जो हमारे यहां काम करते वो एम्प्लॉय है, आप तो हमारे क्या हो गए, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गए, आप तो घर से बना करके ला रहे। तो यहां पे साफ तौर पे बोला गया जो प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं वो, या उस एक्टिविटी के लिए जो प्रीमाइसेस से बाहर भी काम कर रहे हैं, इवन अपने घर से काम कर रहे हैं, या किसी दूसरे ऑफिस से आप ही ने बोला है काम करने, तो भी वो माने जाएंगे कि आपके क्या हैं, एम्प्लॉय है। और उनके ऊपर भी मिनिमम वेजेज एक्ट के वही सारे चीज लगेंगे, और वो भी क्या कहलाएंगे, एम्प्लॉय कहलाएंगे, और उनको भी वही सारे बेनिफिट देंगे जो आपने प्रीमाइसेस में काम करने वाले एम्प्लॉय को देते हैं। तो दोनों को किस कैटेगरी में रखा, यानी जो वहां काम कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉय है, जो वहां काम नहीं कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही काम के लिए किसी दूसरे प्रीमाइसेस पे काम कर रहे हैं जो आप ही ने हायर किया हुआ है, तो भी वो एम्प्लॉय हुए। और अगर वो अपने घर जाकर के काम कर रहे हैं तो भी क्या हुए, तो भी एम्प्लॉय हुए। ऐसा करके अच्छा किया या बुरा किया। अगर कहीं कंफ्यूजन होने लगे तो एक ही चीज याद कीजिएगा, जरा एम्प्लॉयर के तरफ, एम्प्लॉय के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखिएगा, रामदीन, राम खिलावन, बंसी बिरजू हरिया के लिए। लेकिन सिर्फ इसी एक्ट में, इस एक्ट का मतलब है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में, बाकी जगह इमोशनल नहीं होना है, लॉ जो बोल दे सो बोल दे। लेकिन इसमें अगर कहीं फंसने लगे तो थोड़ा सोच सकते कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ बना ही इसी चीज को ध्यान में रख करके कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हार्मोनी रहे, और एम्प्लॉयर तो स्ट्रांग होता है तो वो शायद एक्सप्लॉइट कर सकता है किसको, एम्प्लॉय को। इसीलिए एम्प्लॉय के थोड़े वेलफेयर को देखा जाए और ध्यान में रखा जाए। तो जो काम कर रहे हैं वो भी, जो किसी दूसरे प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं वो भी, जो अपने घर जाकर के काम करे वो सारे लोग किस कैटेगरी में आ गए, एम्प्लॉय के कैटेगरी में आ गए। एंड ऑल्सो इंक्लूड, अब देखिए, एन एम्प्लॉय डिक्लेयर टू बी एम्प्लॉय बाय व्हाट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पता है आपको ये वर्ड क्यों लिखा गया, कि कल के डेट में कंफ्यूजन होगा। अभी कंफ्यूजन हुआ ना ऑट वर्कर को लेकर के, तो इन्होंने यहां पे वर्ड क्या लिखा देखिए तो, इंक्लूड्स। इनको ये वर्ड ही नहीं लिखना पड़ता, ये पूरा का पूरा कटा हुआ रहता, यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लिखना पड़ा। कहते हैं ना जब लॉ बनता है तो लॉ को आप डिफीट करना शुरू कर देते हैं। लोगों ने बोला इन्हें हम वहां कहां काम करा रहे, ये तो किसी और प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं। तो यहां पे जो है वो इसमें इंक्लूड वर्ड क्या करना पड़ा, डालना पड़ा, ताकि अगर कल को और कोई कंफ्यूजन होने लगे या गवर्नमेंट को लगे तो वो और किसी भी तरह के जो है वो काम करने वाले लोगों को किस कैटेगरी में डाल सकता है, एम्प्लॉय के कैटेगरी में डाल सकता है। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई और लोकल गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर रूल बनाती है, उसको क्या बोल देते हैं हम, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और यहां पे हमारे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
बट डज नॉट इंक्लूड कौन? एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन, यानी कि हमारा कोई भी आर्मी के पर्सन हो गए, एयरफोर्स के हो गए या नेवी के हो गए, उनके ऊपर नहीं, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वेजेस का ध्यान रखने के लिए इससे बेहतर बहुत अच्छे अच्छे क्या बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं। और उनको सुविधा देने के लिए हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के गवर्नमेंट के माइंड में बड़े सारे और भी चीज हैं। तो इससे बेहतर कंडीशन में हो, इसलिए उनको इनके इस दायरे में नहीं रखा गया। यानी वो इंप्लॉय हैं, आर्मी वाले इंप्लॉय नहीं। अभी तो हमने बात की है, नहीं किया, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो इंप्लॉय हुए, हाँ या ना? नहीं हुए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आगे और आपको दिखलाऊंगा कि कहां कहां और भी लोग हटते चले जाएंगे। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर इंप्लॉय होगा? नहीं बॉस, ना वो क्लैरिकल है। क्या मैनेजिंग डायरेक्टर क्लैरिकल वर्क करता है? नहीं, वो मैनेजेरियल वर्क करता है, मैनेजमेंट लेवल पे काम करता है। इसके तहत सीईओ होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कहा गया कि नहीं। इसका मतलब किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा? मुझे एक चीज बताइए, मुझे अगर कोई बोलेगा कि इतने से कम दूंगा तो मैं बोलूंगा दोबारा बात मत करना, आऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा बार्गेनिंग पावर अच्छा है। तो वैसे केस में मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है गवर्नमेंट को? नहीं। लेकिन मुझे बताइए, रामदीन को जरूरत है या नहीं? हमारे यहां ही जो काम करता है, मान लीजिए अभी जो राकेश या कोई और आए, अगर मान लीजिए कि उनको अगर मैं बोलूं कि देखो भैया इतने ही दूंगा, इतने से ज्यादा नहीं दूंगा, अनस्किल्ड है, अभी वो स्किल्ड वर्कर नहीं है, उनके पास कहीं कोई स्कोप नहीं है, इसीलिए उन सबको किस दायरे में रखा गया? एम्प्लॉय के दायरे में। एम्प्लॉय क्लियर है? अब याद रखिएगा, पूछ सकता है और एमसीक्यू में एम्प्लॉय में कौन कौन आएंगे। अगर लिख दिया स्किल्ड, मैनवर्क, क्लैरिकल और अनस्किल्ड और ऑल ऑफ द अबव, तो क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे पूछ सकता है, हु कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर विच एक्ट? मिनिमम वेजेज एक्ट। और शॉर्ट नोट्स में चाहे तो 3 मार्क्स का पूछ सकता है, एम्प्लॉय को डिफाइन करना किस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहीं पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर पूछा गया कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एम्प्लॉय एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट, आप बिल्कुल एज इट इज जैसे है वैसे लिख दीजिए। लेकिन अब देखिए, मैं यहीं पे एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, करूं और उस पे देखते हैं, तरीका बदलते हैं। लिखिए तो जरा क्वेश्चन। to protect the exploitation, to protect from the exploitation of worker, to protect from exploitation of the worker, minimum wages act has been introduced. Minimum wages act has been introduced for all the persons employed, for all the persons employed in any business, in any employment, full stop, comment. On any employment, full stop, comment. आपके पास समय है, ध्यान से 30 सेकेंड क्वेश्चन को सिर्फ पढ़िए। मैं इस पे कुछ आपसे बात करने जा रहा हूं, और एक और उसके नीचे क्वेश्चन लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एम्प्लॉय एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट, एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट। इन दोनों क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से सिर्फ पढ़िए, और तब मैं आपसे इससे डिस्कस करूंगा। 30 सेकेंड 1 मिनट आप लीजिए, लेकिन थोड़ा मेहनत से, सीएस आपको बनना है।
और तब मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों क्वेश्चन में सेम चीज लिखना है, क्या करना है, और दोनों में देखिए किस तरह से हम मूव करेंगे। पहले आप अपने दिमाग से देखते हैं क्या सोच पाते हैं, सोचिए और मुझे ही बताइए कि सर दोनों तो एक ही है या दोनों अलग अलग है, इसमें ये लिखेंगे इसमें ये लिखेंगे, जो भी आपको लगता है आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, बाकी लोग ने सोचा? मुझे एक चीज बताइए, दोनों क्वेश्चन हमारे जो हैं वो एक हैं अलग अलग हैं, कंटेंट एक है अलग अलग है। ये ऐसा आपका क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस जगह आपको थोड़ा सा रोका है, क्योंकि शुरू में हर अगर आप पहले बार इस चीज को समझ लेंगे तो आगे आपको ध्यान रहेगा कि कैसे कमेंट करना, डिस्क्राइब करना, शॉर्ट नोट से अलग अलग चीजें, जो पूछा जाए उसी स्टाइल में आंसर करना है। कंटेंट सेम है, बस उसको परोसने का तरीका अलग है, जो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। चावल दाल सब्जी रोटी सब है, बस आप खाने जाइएगा एक थाली में लेकर के खा लीजिए, टीवी के आगे बैठ करके चलेगा। यही खाना अगर किसी गेस्ट को सर्व करना है तो बस सर्व करने का तरीका बदल रहे हैं, खाना अलग से नहीं ला रहे हैं, बस कटोरे में दाल दे दिया, दूसरे कटोरे में क्या दे दिया, सब्जी दे दिया, थाली में ढंग से रोटी चावल दे करके सही जगह पे बैठने के लिए दिया, बस यही अंतर है। एक कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एम्प्लॉय, यही है, डिट्टो कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करना है, एग्जैक्टली सेम कंटेंट। अब इसमें से जितना ज्यादा बात याद है बस ऐसे ही क्या कर दीजिए, सीधे आप लिख डालिए, काम खत्म, कोई जो है वो कलेश नहीं। यही कंटेंट रहेगा लेकिन तरीका बदल जाएगा सर्व करने का, क्योंकि मैंने बोला कि मिनिमम वेजेस एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यही बोला ना, इन एवरी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यही बोला। अब इसी को लिखते वक्त बात यही आएगा लेकिन तरीका बदलता जाएगा और उसमें लिखेंगे अब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो या तो आप शुरू में इसको ट्रू फॉल्स कीजिए, वरना कुछ मत कीजिए, करते चले जाइए और बाद में क्या कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए कि ये स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या कहता है। तो आप इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट ओनली those employees are protected under this act who are considered as employee under minimum wages act, पहली बात। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए this act is protecting only those employees who are working in the scheduled employment declared as per this act, और उसके बाद फिर लिखिए under this act following person has been considered as employee, और अब यहां से ये आ गया, और यहां लिखने के बाद कंटेंट यही, फिर यहां पहुंच गए। अब हम अंत में खाएंगे तो चावल मुंह में जाएगा ही ना, दाल जाएगा। ये दूसरी बात है कि थाली में नहीं है, कहां रखा हुआ है दाल, कटोरे में है, लेकिन हाथ तो अब डालेगा, अब तो मुंह में जाएगा ही ना अल्टीमेटली, तो यहां तो कंटेंट में आएगा। और लास्ट में तब लिखिए hence saying that it is protecting every kind of employee in every kind of employment is not correct। ऐसे अगर लिखिएगा तो एग्जामिनर बोलेगा मोगैम्बो, खुश हुआ, और तब आपको मार्क्स जो है वो 80 और 80 प्लस मिलते हैं। लेकिन यही आप क्या करते हैं, कुछ नहीं, सीधे यही चिपका दिया, ऐसे जैसे उस पर एहसान कर रहे हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर घर में आपकी कोई बड़ी बहन हो और उनको जबरदस्ती बोल दिया गया हो कि भाई बिट्टू को खाना खिला करके ही तुम खेलने जाना, और मम्मा कहीं और आंटी के घर गई है, तो अब जब आप स्कूल से आएंगे तो वो ऐसे खाना देगी जैसे सही में एहसान करे, ले मर जल्दी खा, क्योंकि खाइएगा आप तभी वो भी खेलने के लिए जाएगी, वो भी छोटी है, बस आपसे थोड़ी बड़ी है। तो ठीक वैसे ही आप लोग जब आंसर लिखते हैं ना कॉपी में, ऐसे ही लगता है जैसे कि एहसान कर रहे हैं। नहीं, ऐसे मत कीजिए, लिखना उतना ही है, मेहनत उतना ही लगना है, थोड़ा सा चीज को समझ करके। तो देखिए डिस्क्राइब जहां रहा, कुछ नहीं, एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलोइंग पर्सन आर कंसिडर एज एम्प्लॉय, ढिकचिक 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 काम खत्म। लेकिन अगर कमेंट रहा तो पहले क्या करेंगे, यही जो शुरुआत किया वहां से आइए, फिर पहुंच गए कहां पे, बीच में एम्प्लॉय, और फिर लास्ट में क्या कर दिया,
कंक्लूड कर दिया कि जो बात बोला हुआ है वो सही नहीं है, क्योंकि हमने इस बात को बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में काम करते हो और किस एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय के दायरे में आते हो, मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? ये बेसिकली किसके बारे में? एम्प्लॉय। अब देखिए, एम्प्लॉय का जनरल मतलब आपको पता था क्या? ये जनरल मतलब रहा? नहीं, जनरल मतलब नहीं रहा। अगर ये जनरल मतलब होता तो इसका मतलब जो भी कहीं काम कर रहा हो सब क्या कहलाता? एम्प्लॉय। लेकिन जो यहां एम्प्लॉय है सिर्फ वो कहां काम कर रहा है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, तभी वो एम्प्लॉय कहलाया। अगर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो वो एम्प्लॉय नहीं कहलाया, और वो भी उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जिसके लिए मिनिमम वेजेस क्या किया हुआ है? तय किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? जनरल मतलब जो कहीं किसी को काम दे वो क्या कहलाता है? यही होगा ना एम्प्लॉयर का मतलब। दुकान पे दुकानदार जो मालिक है वही क्या हो गया? एम्प्लॉयर। शोरूम में शोरूम का ओनर क्या हो गया? एम्प्लॉयर हो गया। यहां पे जो टीचर बाकी लोगों को रखे हुए वो क्या हो गए? एम्प्लॉयर हो गए। इसका मतलब एम्प्लॉयर का जनरल मतलब जो किसी भी तरह का रोजगार दे, किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट दे, वो क्या कहलाया? अब जरा देखिए, अब जो एम्प्लॉयर का मतलब देखने जा रहे किस एक्ट के अकॉर्डिंग? मेरे और आपके अकॉर्डिंग? सिर्फ और सिर्फ किस एक्ट के अकॉर्डिंग? सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग। पहले देखिए इसका मतलब मीन्स। कहीं भी अगर आप एक्ट में देखते हैं, इसको जरा समझिए इस चीज को, मीन्स और इंक्लूड लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है जो चीज इंक्लूड में लिखा है आंख मूंद करके उसको फॉलो कर लीजिए, और जो मीन्स में लिखा है वो कहता है कि जो चीज इंक्लूड में नहीं है उस चीज को ऐसे करके समझना। तो यहां पे कह रहे हैं एनी पर्सन हु इंप्लॉयज, कैसे? डायरेक्टली और थ्रू व्हाट? अनदर पर्सन, और वेदर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, one or more employees in any scheduled employment in respect of which minimum wages has been fixed। यहां बहुत सारी बात कही हुई है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला चीज कह रहे हैं किस एम्प्लॉयमेंट में? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में। और उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जिसके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या किया गया है? फिक्स किया गया है, वो सब एम्प्लॉयर कहलाएंगे। कहा गया कि अब ऊपर देख लीजिए, जिसने काम पे या तो जो है वो क्या किया है? डायरेक्टली रखा है। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई काम है, प्रियंका के घर पे काम है, इन्होंने जो है वो मुझे सीधे बोला कि सर हमारे घर मजदूरी करने आ जाओ, हम आपको जो है वो 700 रुपए देंगे। और इन्होंने जो मुझे बुलाया वो गार्डनिंग या मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन वाले चीज के लिए बुलाया, या सामान वगैरह उठा उठा करके रखना। एक तो ऐसे ही हाथ उखड़ गया है, एक बार सामान उठाया तो इन्होंने फिर सामान के लिए उठाने के लिए बुलाया। अगर इन्होंने मुझे रखा तो इन्होंने डायरेक्टली मुझे बुलाया, और ये वैसा जो है वो काम है जिसके लिए मिनिमम वेजेस क्या किया हुआ है? तय किया हुआ है। तो ये क्या कहलाए? एम्प्लॉयर कहलाए। अब देखिए, इन्होंने जो है वो मुझे कहा कि सर हमारे यहां जो है वो 10 लेबर का काम है, आप जो है वो 10 लेबर ला दो। ध्यान से सुनिएगा, कितने लेबर ला दो? 10 लेबर ला दो। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं मान लीजिए कि पढ़ाना छोड़ दिया, कि बहुत हो गया पढ़ाना। थोड़ी देर पहले मैं बन गया था लेबर, अब मैं बन गया कॉन्ट्रैक्टर, प्रमोशन हो गया मेरा। अब मेरे पास जो है वो कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो अलग अलग तरह काम करते हैं। तो मैंने जो है वो उन लेबर को बोला कि भैया काम के लिए 10 लोग चाहिए, चलोगे? बोला हाँ बिल्कुल चलेंगे। अब यहां पे क्या हुआ? एम्प्लॉयज, पर्सन हु एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी अनदर पर्सन। अब इन्होंने जो है वो क्या किया? किसी और के थ्रू अपने यहां काम पे रखा या नहीं? पिछली बार मुझे रखा था तो डायरेक्टली रखा था। इस बार इन्होंने जो है वो मुझे बोला सर आपके पहचान में है कोई, तो 10 लेबर मुझे चाहिए। इस बार इन्होंने डायरेक्टली रखा या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। खुद से उन 10 के पास नहीं पहुंचे थे, मैं पहुंचा उनके पास, तो ये हुआ इनडायरेक्टली। अगला चीज देखिए, वेदर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ और व्हाट? एनी अदर पर्सन। देखिए, वेदर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, उनके अपने घर पे काम था, तो ये कहलाया ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? हिमसेल्फ। तो इसमें कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग रहे हैं? अगर उन्होंने मुझे बुलाया डायरेक्टली, कहां पे?
तो हो गया डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ। अब उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि सर आप बहुत अच्छा काम किए थे मेरे घर पे, सफाई उफाई का, मेरे मासी के घर पे भी काम है, कर देंगे। इस बार देखिए डायरेक्टली उन्होंने मुझे अप्रोच किया, लेकिन इस बार अपने लिए किसी और के लिए, ये भी कहलाएंगे, इनकी भी जिम्मेदारी होगी। इंप्लॉयर क्यों बना रहे हैं इन्हें भी? ताकि अगर इनकी मासी नहीं देगी मिनिमम वेजेस तो इनसे लिया जाएगा, और ये दोनों जो है वो कॉन्ट्रावेंशन का क्या कहलाएंगे? पार्ट कहलाएंगे। इन दोनों के ऊपर कॉन्ट्रावेंशन लगेगा अगर इन्होंने मुझे बुलाया और रखा अपने मासी के घर पे, और इनकी मासी ने जो है वो 700 रुपए की जगह मुझे वो 500 रुपए दिए, और बोले कि नहीं ये बस जो है वो ऐसे करके नहीं होगा, थोड़ा और हट्टा कट्टा रहते तो और काम करते, अच्छे से काम नहीं किया, 500 दिया। कितना देना चाहिए था? वो तो इंप्लॉयर है ही, ये भी इंप्लॉयर के कैटेगरी में आए या नहीं आए? तो देखिए चाहे डायरेक्टली लीजिए या कैसे कीजिए, इनडायरेक्टली। आपको पता है इंप्लॉयर का डेफिनेशन और इंप्लॉय का डेफिनेशन क्यों ब्रॉड किया गया? अगर आप इंप्लॉय के डेफिनेशन को ब्रॉड नहीं करेंगे तो बहुत कम लोग ही इंप्लॉय के दायरे में आएंगे। मिनिमम वेजेज एक्ट बनाने का फायदा नहीं। और आपने जो मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया है उसमें दूसरा मेन किरदार, मेन रोल प्ले करने वाला कौन है? इंप्लॉयर ही तो है। तो इसीलिए उसका डेफिनेशन भी क्या रखा है? ब्रॉड, कि चाहे आप अपने लिए या किसी और के बिहाफ पे आप रख रहे हैं तो भी, डायरेक्टली रख रहे हैं तो भी, और इनडायरेक्टली रख रहे हैं तो भी। ऑन बिहाफ का मतलब यही हुआ कि आप नहीं बल्कि आप किसी और के क्या कर रहे हैं? बदले में। आपको किसी ने बोला कि हमारे बदले में आप काम करवा दो, पॉसिबल? आप एक ठेकेदार हैं, आपको किसी ने ठेका दे दी इन सारी जगहों का व्हाइट वॉश करवा दो। अब उसने आपको पैसे दे दिए, अब आप क्या कर रहे हैं? उस पर्सन के बिहाफ पे आप ठेकेदार हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे, काम पूरा करवा रहे हैं। आप ठेकेदार हैं, आप भी कहलाएंगे क्या? एम्प्लॉयर। जिनके यहां वो काम करने आया है वो ओनर भी क्या कहलाएगा? वो भी एम्प्लॉयर कहलाएगा। ऐसा इसीलिए ताकि ठेकेदार अगर उसे सही पैसे नहीं दे रहा है तो ये ना बोले जो यहां का मालिक है कि भाई हम क्या करें, हमने तो पैसे किसको दे दिए? ठेकेदार को दे दिए। यानी आपकी अकाउंटेबिलिटी तय की गई ताकि आप ध्यान रखें कि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको क्या मिलना चाहिए? जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग जो है वो पेमेंट मिलना चाहिए। ये पहला लाइन कहता है। एंड इंक्लूड्स, पता है ये इंक्लूड कब डाला जाता है? जब हमें लगता है कि मीन्स का मतलब समझने में लोग क्या कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, या लॉ के पर्पस को क्या कर रहे हैं, डिफीट कर रहे हैं, तो उन्होंने इंक्लूड्स में क्या लिखा? इन अ फैक्ट्री। अगर किसी फैक्ट्री में आप हैं तो वहां के मैनेजर को क्या माना जाएगा? एम्प्लॉयर। अगर आप जो है वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वैसे केस में हेड ऑफ जो क्या है? डिपार्टमेंट है, वो क्या माने जाएंगे? अब आप खुद सोच करके देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कितना बड़ा पोस्ट हो गया। वहां पे कोई प्यून की नौकरी कर रहा है, कहा गया कि बॉस आप कितने बड़े पोस्ट के हो गए, लेकिन दूसरे पर्सन को भी डिग्निटी से रहने का अधिकार है। आपको वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि आपके यहां अगर एक छोटा सा बंदा भी काम कर रहा है तो उसको मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर वेजेज के दायरे में आता है, मिनिमम वेजेज के दायरे में, तो उसको क्या मिलना चाहिए? मिनिमम वेजेज मिलना चाहिए। और आपको पता है अगर इनको एम्प्लॉयर के दायरे में नहीं रखेंगे तो लॉ ने बोला हुआ है कि अगर मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है तो एम्प्लॉयर को यह सजा मिलेगी। तो अगर सजा मैनेजर को दीजिएगा तब तो मालिक खुशी है कि जा भाई ये भी एम्प्लॉय और ये भी एम्प्लॉय, इनको मैनेजर रखा, मान लीजिए इनको लेबर रखा, लेविस गुस्सा भी जाएंगे लविश, तो मान लीजिए इनको मैनेजर रखा और उनको क्या रखा? उनको जो है वो लेबर रखा। कहा गया कि ऐसे केस में अगर केस आएगा, कॉन्ट्रावेंशन का आएगा और अरेस्ट अगर ये होंगे तो बताइए मेरा कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। ये भी मेरे एम्प्लॉय है और वो भी क्या है? एम्प्लॉय। बोला गया कि नहीं, मैं कहलाऊंगा, अगर फैक्ट्री मेरा है मैं मैनेजर और ऑक्यूपायर कहलाऊंगा, मेरे ऊपर आएगा। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो कौन कहलाएगा? एचओडी कहलाएगा। और आगे देखिए, इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर एनी लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी किसको बोलते हैं? एमसीडी को बोलते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हमारे केस में हो गया, दिल्ली जज बोर्ड हो गया, ये सब क्या कहलाता है? लोकल अथॉरिटी कहलाता है। आपका द पर्सन अपॉइंटेड फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ
एम्प्लॉय वेयर नो पर्सन इज अपॉइंटेड, तो कौन? ये देखिए, पकड़िए किनको? आपको क्या लगता है बहुत छोटा पोस्ट होता है सीईओ? भाई आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए हैं, एंट्री किए हैं, तो इतना वर्ड तो जानते होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। डायरेक्टर लेवल के क्या होते हैं? ये पोजीशन होते हैं। तो कहा गया कि अगर आपने नहीं बताया तो हम किनको पकड़ेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। इन एनी अदर केस, कौन? कहा कि किसी और केस में। किसी और केस का क्या मतलब है? अरे भैया जो ऊपर कवर नहीं हुआ, यानी कि ना सरकारी डिपार्टमेंट में है, ना फैक्ट्री है, और ना ही कोई लोकल अथॉरिटी का है। फिर कहा इन एनी अदर केस पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर ऑफ द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय और फॉर पेमेंट ऑफ वेजेज। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? ओनर के लिए। जैसे मान लीजिए यहां पे जब आप सीएस से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे तो लास्ट रिजॉर्ट आपका मैं रहूंगा। वैसे हर चीज बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। हमारे टेक्निकल टीम होते हैं, हमारे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, हमारे जो है वो ऑफिस स्टाफ है, सब है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग हैं। लेकिन अगर कहीं पे आपको कहीं कोई दिक्कत रहेगा, चीज रिजॉल्व नहीं होगी, तो आप लास्ट में पहुंचेंगे मुझ तक। इसका मतलब मैं सीएस विंग में जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं सर के, यानी कालरा सर के क्या कर रहा हूं? चीजों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब मैं उनके बिहाफ में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फेच कर रहा हूं। तो कहा गया कि यहां पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू क्या है? ओनर। मैं इंप्लॉय नहीं हूं, इसीलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली क्या हो गया? ओनर के लिए। क्या ओनर के लिए हो गया? कि सीएस में सारे के सारे चीज जो हो रहे हैं, चाहे बच्चों के कोर्स कंप्लीशन से लेकर के टेस्ट हो या कोई भी चीज हो, तो अल्टीमेटली जो है जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो इसी को बोलते हैं कि आई एम अकाउंटेबल फॉर ओनर। तो अगर वो बंदा है तो उसकी जिम्मेदारी हुई, वो क्या कहलाएगा? यहां पे मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयर कहलाएगा। और अगर वहां पे मिनिमम वेजेस नहीं मिला है एम्प्लॉइज को, तो वैसे केस में उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। किसके ऊपर? मेरे ऊपर। अगर ये मैं एग्जांपल वैसे ही रखूं तो पर्सन हु इंगेज वर्कर्स थ्रू अनदर, लाइक किसके? कॉन्ट्रैक्टर, तो वो भी क्या माना जाएगा? एम्प्लॉयर। मतलब मुझे किसने हायर किया? कॉन्ट्रैक्टर 10 लोग 20 लोग को लेगा और बोलेगा जाओ उस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करो, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि क्या मिलना चाहिए उनके मजदूरों को? मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर के केस में हमने क्या बोला? मीन्स में क्या बोला? देखिए पहले मीन्स था, इंक्लूड तो मैंने क्या बोला? मीन्स को ही एक्सप्लेन करता है। कंफ्यूजन हुआ, एक एक नाम दे दिया। अदरवाइज जितने भी यहां इंक्लूड्स हैं सब खुद ब खुद मीन्स में भी जो है वो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। तो बोला कि चाहे कोई डायरेक्टली, चाहे कैसे? इनडायरेक्टली, चाहे खुद के लिए या किसी के बिहाफ पे या कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम पे रख रहा है, लेकिन जिस काम में रख रहा है वो काम किस दायरे में आता है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में। और उसके लिए क्या फिक्स है? मिनिमम वेजेस फिक्स है। तो वो काम देने वाला बंदा क्या कहलाएगा? अगर सरकारी जगह है तो भी वो एम्प्लॉयर कहलाएगा, एचओडी कहलाएगा। फैक्ट्री है तो मैनेजर और ऑक्यूपायर कहलाएगा। अगर आपका जो कोई ऐसा जगह है जहां पे आपने लोगों को साफ साफ तौर पे आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वहां का कौन? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस। हो सकता है एमसीक्यू बना दे, व्हेन नन ऑफ द पर्सन हैज बीन डिफाइंड एज एम्प्लॉयर अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, हु शैल बी कंसीडर एज एम्प्लॉयर। और वहां पे ऑप्शन दे देगा आपका जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। क्या होगा जवाब? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए अब इसके बाद कह रहे कॉन्ट्रैक्टर भी इस दायरे में आएगा। एक लास्ट में जो पॉइंट दिया हुआ है जरा उसको पढ़ के देखिए तो देखो ये आप मुझे समझा पाते हैं? खुद से एक बार जरा पढ़िए तो और देखिए तो मुझे आप ये समझा पाते हैं? मैंने तो आपको समझाया कुछ चीजें। और इसका मुझे लॉजिक भी थोड़ा सा चाहिए कि ये पॉइंट क्यों रखा गया है, कोई सेंस है इसका या एवी रख दिया गया है? इसमें डज नॉट इंक्लूड लिखा हुआ, यानी कि एम्प्लॉयर के दायरे में। पहले जरा ये सोचिए, डोमेस्टिक वर्क जो है वो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में है।
हमारे आपके घर में अगर कोई मेड काम कर रहा है तो डोमेस्टिक वर्क भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। जो मिनिमम वेजेज है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। खैर यहां पे हम मिनिमम वेजेज क्या, जो वेजेज वो मांगते वही देते हैं। अब डिपेंड करता है किस जगह कैसा निगोशिएशन इसके लिए। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आपको डोमेस्टिक वर्क के लिए जल्दी मेड मिलेंगे नहीं, और कुछ एरिया ऐसा होता है जहां बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो नॉर्मल केस में यहां पे कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्क तो पहले इंप्लॉयमेंट में आ गया। अगर मान लीजिए वहां पे कोई पर्सन है, फैमिली के ही लोग जो है वो डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए कि मदर ही जो है वो घर में सारे काम कर रही है घर का, और ऐसे केस में अगर वो वहां साथ रहते हैं और वो पर्सन जो है वो डिपेंडेंट है पापा पे और साथ में रहते हैं, तब वो इस दायरे से क्या है, बाहर है। यानी इस केस में पापा जो है वो इंप्लॉयर नहीं माने जाएंगे, और मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें मदर को जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। वही अगर वहां पे कोई मेड काम कर रही है, सेम ही काम कर रही है, तो वैसे केस में जो है वो क्या माने जाएंगे, वो वैसे केस में पापा इंप्लॉयर माने जाएंगे और मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग उनको पे करना पड़ेगा। क्योंकि मेड जो है वो दो चीज, अगर मेड वहां रहती है तो भाई हो सकता है वहीं पे जो है उनका सर्वेंट क्वार्टर में रख भी रहे, कहा रहती है लेकिन डिपेंडेंट ऑन फादर नहीं है, उनके अपने घर परिवार है, उनको या तो वो खुद पाल पोस रही है या वो जो है वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दो चीज पूरा होना चाहिए। पहला क्या हुआ, डिपेंडेंसी होना चाहिए इंप्लॉयर के ऊपर, उस इंप्लॉय का डिपेंडेंसी, और दूसरा वो उनके साथ रह रहे हो। तो वैसे केस में अगर वो कोई काम वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल दो ये काम, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक वर्क में, डोमेस्टिक वर्क ऑल दो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, लेकिन उस केस में जो ओनर हैं वो क्या नहीं माने जाएंगे, एम्प्लॉयर नहीं माने जाएंगे। हाँ कुछ आप पूछ रहे थे। हम एचयूएफ की बात ही नहीं, एचयूएफ के केस में इट्स कंप्लीटली एंटायरली डिफरेंट थिंग, वेयर कर्ता इज अकाउंटेबल। करेंगे बात, एचयूएफ पढ़ाऊंगा इसके अगले वाले सेगमेंट में, यानी जब हम लोग पार्ट ए की बात करेंगे। एचयूएफ इज नथिंग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम कहते हैं, तो वहां पे भी आपका ये रूल नहीं लगेगा। यानी इवन इट इज एचयूएफ, whether it is a family, in all the cases if somebody is dependent on someone and doing what, domestic work, और उस केस में एक और चीज क्या आया, living with the person itself, तो वो एम्प्लॉयर नहीं माने जाएंगे। क्लियर है? मैं एक बार रिकैप कर रहा हूं इस बात को। अगर डोमेस्टिक वर्क में कोई काम कर रहे हैं, मालिक के ऊपर डिपेंडेंसी है जो काम कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया था, अगर आप उसको ध्यान रखेंगे, पापा ओनर हैं, वो अर्न करते हैं, मदर वहां पे सारे डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं, मदर जो है वो पापा के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, और उसी हाउस में सब लोग हम लोग परिवार रहते हैं। तो वैसे केस में परिवार के उस पर्सन को, मदर को, मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग वेजेस देने की जिम्मेदारी जो है वो ओनर यानी पापा के ऊपर नहीं है। क्लियर है? ये इसीलिए बोलना पड़ा क्योंकि ठीक इसके ऊपर में हमने लिखा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ऑन बिहाफ ऑफ, सारे चीज लिखे थे, और लिखा था कि अगर किस एम्प्लॉयमेंट में हो, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, तो डोमेस्टिक वर्क किस एम्प्लॉयमेंट में आया, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आया। क्लियर है? अब एक चीज बताइए, इस एक्ट में हमने जो शुरुआत की, मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, किसका ये पार्ट है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का। हमारे पास ढेर सारे इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ पढ़ने थे, जिसमें से हमने क्या पढ़ना शुरू किया, मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट का अगर हम एक लाइन में कहें कि ये एक्ट क्यों लाया गया, तो बताइए क्या क्या। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट कहां एप्लीकेबल है, हर वो जगह जिस जगह का नाम क्या है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है इस एक्ट में लिस्ट दिया हुआ है कि किन किन तरह के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, उसी को क्या बोलते हैं, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। उस लिस्ट में किसी एम्प्लॉयमेंट को जाने देने का मतलब क्या है, क्यों उसमें डाला गया, क्योंकि वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनको सही वेजेज नहीं मिल रहा है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसीलिए उसको इस कैटेगरी में डाला। ठीक है,
इस एक्ट का हमने फिर क्या देखा था, पर्पस देखा था। तो हमने देखा इस एक्ट का जो है वो पर्पस है कि कोई काम करे तो स्टारवेशन वेजेस पे काम ना करे, और साथ ही साथ कहा गया कि मिनिमम वेजेज जब हम तय करें तो इस बात का ध्यान रखें कि मिनिमम वेजेज लिविंग अलाउंसेस के बेसिस पे तय करें, यानी कि जहां जितनी महंगाई हो उसी अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस को क्या किया जाए, फिक्स किया जाए। और मिनिमम वेजेज फिक्स करके भूल ना जाया जाए, बल्कि उसको क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए। और रिवाइज करना कितने साल पे कंपलसरी है? क्या हम उससे पहले रिवाइज कर सकते हैं? उससे पहले किया तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉन्ट्रावेंशन होगा? लेकिन अगर 5 साल बाद करती है तो गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रावेंशन होगा या नहीं? बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि एक मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया कि एक तरफ आपने फंडामेंटल राइट दिया है जिसमें बोला है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि आप ट्रेड के सारे चीज खुद अपने मर्जी से करो, और एक तरफ आपने क्या बना दिया, मिनिमम वेजेज एक्ट। तो कहीं ना कहीं आपने हमारे जो है उस राइट को इन्फ्रिंज किया, और चूंकि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया इसलिए ये एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं? बोला बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने आपको ट्रेड करने से नहीं रोका है, हमने ट्रेड करने के लिए कुछ नियम बना दिए। तो ट्रेड करने के लिए हर जगह नियम है। क्या कंपनीज एक्ट जो है वो ट्रेड करने के नियम को नहीं बताता है? क्या पार्टनरशिप एक्ट ट्रेड करने के नियम को नहीं बताता है? और हर जगह रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ कि किस तरह से आप बिजनेस करेंगे। तो यहां पे हमने ट्रेड करने से नहीं रोका। अगर आप ट्रेड करेंगे तो हम आपके पेइंग कैपेसिटी को नहीं देखेंगे। किसी को भी अगर आप इंप्लॉय कीजिएगा और वो इंप्लॉयमेंट किस में आता है, शेड्यूल इंप्लॉयमेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वेजेस देना ही पड़ेगा, और उसमें इंप्लॉयर की कैपेसिटी देखी नहीं जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने इसमें इंप्लॉय का डेफिनेशन पढ़ा, और किसका डेफिनेशन पढ़ा, इंप्लॉयर का। जब तक इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंप्लॉय नहीं तब तक ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं। जब तक आप इंप्लॉयर के डेफिनेशन में नहीं तब तक आपके ऊपर कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं लगेगा। अगर आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंप्लॉय हैं तो मिनिमम वेजेज अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके पास राइट है, आप रिमेडी ले सकते हैं। अगर आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंप्लॉयर नहीं है तो आपको मिनिमम वेजेस देने की जिम्मेदारी नहीं है। अब बात यह आती है कि जिसको हम बार बार मिनिमम वेजेज में एक वर्ड वेजेज भी तो छिपा हुआ है, उस वेजेज में किन किन चीज को शामिल करे, किन किन चीजों को शामिल ना करे, क्योंकि यहां पे जैसे ही वेजेज को बताया गया बड़े सारे इफ बट आने शुरू हो गए, क्योंकि इंप्लॉयर निकला बहुत तेज। उसने बोला कि क्यों ना ऐसा हो कि मैं रामदीन को पैसे दूं और रामदीन को पैसे कम दूं, और फैसिलिटी के नाम पे मैं ही इंप्लॉयर हूं, मेरा अपना एक इंश्योरेंस कंपनी है, मैं ही इंप्लॉयर हूं, मेरा एक स्कूल है, कहता हूं कि तेरे बच्चे मेरे स्कूल में ही पढ़ेंगे और स्कूल का फीस इतना ज्यादा है तो चल वो भी दे दिया, वो भी किसका पार्ट हो गया, मिनिमम वेजेस का। मेरे ही जो है वो दुकान है, उसके बदले में तुझे इतने तरह का अच्छे वाला चावल दे दिया। अरे भाई रामदीन खाता है 20 रुपए किलो वाला चावल, आप 200 रुपए वाला बासमती चावल दे रहे हैं, तो इससे वो मिनिमम वेजेस का पार्ट नहीं होगा। आप इंश्योरेंस भी करते हैं, आपकी कंपनी बड़े सारे काम करती है, तो आप कहते हैं कि रामदीन देख मैंने तेरा 2 लाख का 2 करोड़ का इंश्योरेंस करा दिया, बोला कि जीते जी कुछ ना करूं, मेरे मरने के बाद राम दुलारी हरिया के साथ भाग जाए, इसके लिए 2 करोड़ का इंश्योरेंस। बोला कि नहीं, अगर इंश्योरेंस कराऊंगा तो मैं अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कराऊंगा, आप प्रीमियम के नाम पे वो मेरे मिनिमम वेजेस का पार्ट नहीं बना सकते। तो बड़े सारे ऐसे इफ एंड बट आए। फिर आया कि मिनिमम वेजेज में हम इनको क्या क्या जो है वो दे सकते हैं, और कहा गया कि मिनिमम वेजेस तय करने के लिए कौन कौन सी कमिटी बनेगी और वो किन किन बातों का ध्यान रखेगी। तो ये सारा चीज हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। यहां तक के सारे चीजों को अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।